Ali, what is SDLC? सर लास्ट टाइम मैं देख लिया ही नहीं था पहले, ये मेरा फर्स्ट है। Hamza 7124, हमजा ने भी नहीं लिया था। अब्दुल्ला जावेद, यस सर। मुझे बताओ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर की? सर वो उसको डिजाइन कर सके, यानी कि अच्छी तरह पहले समझ सके कि हमने डिजाइन क्या करना है, ठीक है। उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है और फिर मेंटेनेंस। मैंने पूछा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जी नहीं आती आपको, सर पता ही नहीं है। लार्ज स्केल पर सॉफ्टवेयर को एक मैनेज कर सेकंड सकते। खामोश होना, एक सेकंड खामोश होना। ये पीछे से किसकी आवाजें आ रही हैं? मैंने तुम लोगों को कहा अगर आपका नहीं आवाजें आ रही हैं आप म्यूट कर दो अपना, क्या मसला है? हेलो हेलो। यस सर। यस सर, यस सर। ओके बेटा मैंने ये पूछा था कि टॉप स्किल्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, ये जो मैंने दिखाई हुई है, सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग था, फिर अटेंशन टू डिटेल था, फिर कंटिन्यूअल लर्निंग था, उसके बाद क्लीन कम्युनिकेशन था, टीम वर्क था, एम्फसाइज विद एंड यूजर था। ये मैं पूछ रहा हूँ, मुझे कोई बताएगा एम्फसाइज विद एंड यूजर का क्या मतलब है? एहसन आप बताओ बेटा, एहसन रशीद। मुझे बताओ ये जो टॉप स्किल्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं उसमें एक पॉइंट है 6 पॉइंट, एम्फसाइज विद एंड यूजर, इसका मतलब क्या है? नहीं बेटा ये तो चलो है, ये तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग में हो जाता है। एम्फसाइज एंड यूजर का मतलब आप जो भी प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर बना रहे हो उसका मेन फोकस आपकी टारगेट ऑडियंस होनी चाहिए जिनके लिए आप बना रहे हो, उनकी रिक्वायरमेंट्स को देख के आपने बनाना है, ठीक है। अच्छा उसके बाद व्हाट इज कंटिन्यूअल लर्निंग? हीरा अफजल बोलो। जी आर बेटा, कंटिन्यूअल लर्निंग का क्या मकसद है एससी के अंदर? हीरा बेटा सर इसमें ये है कि लर्न करना बार बार चीजों को। किस मकसद के लिए? क्या फिर पढ़ा है आप लोगों ने? ये तो कोई तरीका नहीं। कंटिन्यूअल मैं लर्निंग का बताऊं सर? मैंने आपको बताया था कि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट लैंग्वेजेस, लेटेस्ट स्किल्स लर्न करते रहो ताकि जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो वो अप टू डेट हो। मैंने आपको यस पहले सर। बताया भी बात है कि 2020 में अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाओगे, कोई वेब से रिलेटेड काम करोगे तो HTML5 यूज करोगे और या लेटेस्ट कोई और टूल यूज करोगे, और अगर डेवलपमेंट में कोई प्रोग्रामिंग और करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपका ज्यादा रुझान पाइथन की तरफ होगा क्योंकि ये लेटेस्ट लैंग्वेज है। लेकिन आज से 10-12 साल पहले पाइथन नहीं थी इतनी फेमस, उससे पहले हम ज्यादातर काम सी शार्प या जावा पे करते होते थे, उससे पहले वेब डेवलपमेंट की सारा बैकएंड PHP था। इस तरह आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट लैंग्वेज लर्न करते रहना है ताकि जब आप करंट स्टेज पे हो तो उस वक्त की बेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज। ये था कंटिन्यूअल लर्निंग। अटेंशन टू डिटेल मुझे कोई बताए एहसन के अलावा। एहसन बेटा माइक म्यूट कर दो, शायद आवाज आपके से आ रही है, किसके से आ रही है मुझे नहीं पता यार। सर अटेंशन टू डिटेल में हम हर चीज को मतलब मद्देनजर रखते हैं, लाइक छोटी छोटी चीजों को करके एक जी बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं। बिल्कुल, कि हमने ना छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना होता है ताकि हम एक मेगा प्रोजेक्ट बना सकें, ठीक है। एज कंपेयर टू कि हम जब जर्नली करते हैं तो हम इतना ज्यादा डिटेल्स पे ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से जो हमारे काफी सारे पॉइंट्स हैं वो मिस हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अटेंशन टू डिटेल करें ताकि जो हमारे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी
कंप्लीट हो सके। ठीक है, उसके बाद मुझे ये बताओ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किस तरह के प्रोजेक्ट्स में यूज करनी चाहिए, जल्दी बताओ। सर जो लार्ज स्केल पे हो, मतलब ह्यूज प्रोग्राम, ह्यूज सॉफ्टवेयर वगैरह। कोई मुझे बताएगा कि स्मॉल प्रोग्राम्स पे क्यों नहीं यूज करनी चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्या वजह है जो? बोलो एहसन बेटा, बोलो बोलो। हम्म हम्म ठीक है। हम्म हम्म वही के ठीक है, बनाना कोई गलत चीज नहीं होगी, उसके लिए भी ऐसे ही करें, लेकिन उसका क्योंकि स्कोप इतना छोटा है कि हमें जरूरत नहीं है उस पर टाइम वेस्ट करने की। ठीक है, अच्छा कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्केलेबिलिटी? स्केलेबिलिटी का क्या मतलब है? मतलब एससी के अंदर उसने कहा ना कि यूज करने का पहला तो लार्ज के लिए वो एसन ने बता दिया, मैंने आपको बताया था स्केलेबिलिटी क्या होगी, ये कोई बताए मुझे। सर स्केलेबिलिटी में मतलब हम रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, लाइक हमने कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बड़े ऑडियंस को पेश करना है ना, तो उसके लिए लार्ज स्केलेबिलिटी की जरूरत बिल्कुल होती ऐसे है। ही मैंने कहा था कि हमने बहुत ज्यादा बड़ी ऑडियंस को टारगेट करना है, तो जितनी ज्यादा ऑडियंस को टारगेट करेंगे उतना बड़ा वो प्रोजेक्ट होगा, जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतनी ही उसके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चाहिए। ठीक है, अच्छा क्या मुझे एक बात बताओ, क्या अगर मैं किसी चीज का टाइम मतलब एससी के थ्रू मैं किसी चीज का टाइम एडजस्ट करता हूँ कि मैं ये एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ और ये मैं 5 साल में कंप्लीट करूंगा, तो क्या अगर मैं उसको 7 साल में कंप्लीट करूँ तो मेरी कॉस्ट सेम रहेगी या नहीं रहेगी? सर अगर हमने पहले से प्लान किया होगा तो हमें पता होगा कि हमारी कॉस्ट मतलब इतनी है, तो अगर हम साथ साथ काम अच्छे से करेंगे तो फिर कॉस्ट सेम ही रहेगी। ठीक है, अगर हम डेडलाइन को मीट कर जाए फिर तो ठीक है, लेकिन अगर मेरी डेडलाइन टाइम इंक्रीज हो जाए तो कॉस्ट सेम रहेगी या नहीं, ये मेरा क्वेश्चन। नहीं रहेगी। फिर हम्म मेरा कहने का मकसद ये है कि मैंने रिक्वायरमेंट गैदर कर ली, सब कुछ किया, पर मेरा प्रोसेस स्लो था। मैंने पहले टारगेट रखा था 5 ईयर, पर मेरे 7 ईयर लग गए। तो बस मेरा इस बात का ये दे दो, मैं तो कह रहा हूँ कि 7 साल लग गए, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या आपकी कॉस्ट इंक्रीज होगी या नहीं होगी? होगी। होगी सर, होगी। ये बात है कि कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, अगर मैं डेडलाइन को मीट नहीं करता तो मेरी कॉस्ट इंक्रीज होगी। यही तो बात है कि हम जो एस्टिमेशन, अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कमिटमेंट्स को मीट नहीं करते तो मेरे प्रोडक्ट की या मेरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट इंक्रीज होगी। इसकी बहुत बड़ी मिसाल पिशावर बीआरटी है। अक्सर आपने सुना होगा कि मेट्रो के लेवल का वो बना रहे थे, बसेज चला रहे थे, 1 ईयर उनका था टारगेट कंप्लीशन का, पर उन्होंने 2 से 3 ईयर में कंप्लीट किया, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट तकरीबन 50% इंक्रीज होगी। इसी तरह सपोज दैट आप एक किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक डेवलपर को हायर करते हो और उसको मंथली पे करते हो, और वो या उसने काम करके देना था 30 दिन में, आपने उसको पे करना था 30,000, पर उसने 45 डेज में कंप्लीट किया, तो 15,000 रुपीज एक्स्ट्रा नहीं देने पड़ेंगे आपको? समझ आ रही है? यस इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी डेडलाइंस को भी मीट करें। समझाने का मकसद ये था कि कॉस्ट मैनेजमेंट जो तीसरा पॉइंट है, व्हाई वी नीड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो उसका तीसरा पॉइंट इसीलिए इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा कि आपको अपनी टाइमलाइन को मीट करना पड़ेगा ताकि आपकी जो कॉस्ट है वो उतनी ही रहे, मैनेजेबल रहे। ठीक है, यस सर। अच्छा विल यू एक्सप्लेन कि डायनेमिक नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर क्या होता है? व्हाट इज द डायनेमिक नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर? मतलब सर कि हमारा जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया है उसकी डायनामिक नेचर होनी चाहिए, मतलब जब हमें उसमें कुछ चेंजिंग करनी हो तो उसमें चेंजिंग हो सके। मतलब हमने बहुत पहले एक प्रोजेक्ट बनाया था, अगर अब एडवांस टेक्नोलॉजी में हमने उसको यूज करना, मतलब आगे 3-4 साल बाद तो हम उसे चेंज कर सकें, उसमें डिफरेंट चेंजिंग ला सकें। जी बिल्कुल बिल्कुल, कि सपोज दैट अगर एडवांसमेंट आ रही है तो ऐसा ना हो कि आपका सॉफ्टवेयर फ्लॉप हो जाए। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि वीएलसी का जो नया सॉफ्टवेयर आता है वो कहता है अब अपग्रेड हो गया, आप चाहोगे अपडेशन इंस्टॉल करना, या विंडो ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहती है। तो हमारा प्रोजेक्ट भी या हमारा प्रोडक्ट भी ऐसा हो जिसमें सॉफ्टवेयर चेंज होने की या उसमें मॉडिफिकेशन की गुंजाइश हो, रिजिड ना हो बहुत ज्यादा। ओके, यस सर। यस सर।
रिजिड का मतलब ऐसा है कि उसमें ये हो कि गुंजाइश हो, ऐसा ना हो कि वो रिजिड का मतलब ये होगा कि अगर हम उसमें चेंजेस करने चलें तो वो ब्रेक डाउन ना कर दे। जी बेटा रियाज क्या कहना चाह रहे हैं? सर कुछ स्टूडेंट का इशू हो रहा है कि उन्होंने लेट ज्वाइन की थी क्लासेस में, से वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो सर उनको दोबारा ज्वाइन कर दें प्लीज। बेटा फिर ऐसे मीटिंग पूरी डिस्टर्ब होती है, मैं क्या करूं? पढ़ाया तो नहीं सर जाता। चलो प्लीज कर सर, वो दिया ना मैंने। कुछ स्टूडेंट ओके मैंने कर नेट दिया इशू आ बेटा, रहा था, वो दोबारा उन्होंने। कर थैंक यू दिया सर। बेटा, कर दिया। ओके थैंक यू। ओके। नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो कहता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जरूरत क्यों पेश आई, वो मैंने पहले बता दिया कि ह्यूज प्रोग्रामिंग अडाप्टेशन का मतलब डायनेमिक नेचर और अडाप्टेशन ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है। अडाप्टेशन का मतलब है कि न्यू फ्रेमवर्क कोई आते हैं या न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो वो इजीली उसको अडॉप्ट कर सके, ठीक है। यस सर। ओके देन उसके बाद हमारे पास एंड पे है डिफरेंस। मैं एक दफा लेके सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। करेक्टरिस्टिक्स मैंने कल भी बताया था कि आप इनको पढ़ के देखिएगा। जो ऊपर हमने पढ़ी थी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की क्वालिटी, वही करेक्टरिस्टिक्स हैं ऑलमोस्ट। गुड प्रोग्रामिंग एबिलिटी होनी चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए, हाई मोटिवेशन, साउंड नॉलेज। व्हाट इज मीन बाय साउंड नॉलेज? साउंड नॉलेज का मतलब सर उसके मुतालिक जो उसके साथ, यानी कि जो अगर प्रोग्रामिंग उसने करनी है तो उसको प्रोग्रामिंग के मतलब पता हो, यानी सपोज दैट कि आपने प्रोजेक्ट बनाना है आपने स्पीच रिकॉग्निशन का, तो आपको कोई एआई बेस बंदा चाहिए होगा, आप उसी की एडवर्टाइजमेंट दोगे, आप उसको ग्राफिक डिजाइनर को हायर नहीं करोगे। उस फील्ड से रिलेटेड जिस बंदे को सबसे अच्छा आता होगा आप उसको हायर करोगे। दैट व्हाट द साउंड नॉलेज मींस। ओके। यस यस एबिलिटी टू वर्क इन टीम का मतलब ये है बेटा, पहली बात तो हमने पता है कि ऐसी उस प्रोजेक्ट की करते हैं जो बहुत बड़ा हो। तो हम क्या करते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स को छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में डिवाइड करके डिफरेंट टीम्स को दे देते हैं कि एक टीम ये हैंडल करेगी, दूसरा टीम ये मॉड्यूल, तीसरा टीम ये मॉड्यूल। एंड जब वो सब मॉड्यूल्स को बना लेते हैं देन उसको कंबाइन कर दिया जाता है। तो आपको टीम वर्क में काम करने की आदत होनी चाहिए, ठीक है। यस सर। ओके देन लास्ट वन इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, ये जर्नली है स्टेटमेंट डिसिप्लिन की कि आपको अपना काम टाइम पे, क्योंकि क्या होता है कि जब हम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो किसी मॉड्यूल की आउटपुट किसी दूसरे मॉड्यूल की इनपुट होती है, ठीक है। तो अगर आप अपना टाइमली कंप्लीट नहीं करेंगे डिसिप्लिन के साथ तो वो अगला मॉड्यूल स्टार्ट हो सकेगा? नो सर। नो सर। समझ आ रही है? तो यस आप सर। अपना मॉड्यूल टाइम पे कंप्लीट करना पड़ेगा ताकि अगला मॉड्यूल, क्योंकि ये हमें पता है कि ये प्रोजेक्ट बहुत बड़े बड़े वाले हैं, ठीक है। तो ये डिसिप्लिन का मतलब है। द नेक्स्ट वन इज डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट? कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है बेटा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बस डेवलपमेंट के अंदर हम प्रॉपर उस ऐप को कोडिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर भी वो आती है। इम्प्लीमेंटेशन देखो दोनों में हो रही है, ये देखो इधर यस सर। इम्प्लीमेंटेशन इधर भी हो रही है इधर भी हो रही है, प्रोग्रामिंग इधर भी हो रही है इधर भी हो रही है, डेवलपमेंट इधर भी हो रही है इधर भी हो रही है, ठीक है। डिजाइन इधर भी है इधर भी है, एनालिसिस इधर इसका क्रॉप हुआ है लेकिन वो भी है, वैलिडेशन भी सेम है, टेस्टिंग भी सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। जस्ट क्या है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इनर पॉइंट है डेवलपमेंट, अगर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को उठा के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर डाल दूं तो ये भी ठीक बात होगी, गलत नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस यस सर। सर। तो ये इस लेक्चर में कोई भी चीज आपको समझ ना आई हो या व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मैं क्वेश्चन बता सर देता हूँ ये इसमें। प्लीज दोबारा रिपीट कर दे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और डेवलपमेंट। बेटा मेरा कहने का मकसद ये है कि जब हम SDLC पढ़ रहे थे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, याद है उसके अंदर जी क्या होता था कि सबसे एनालाइज द प्रॉब्लम, डिजाइन द प्रॉब्लम, उसके अंदर फ्लो चार्ट और सूडो कोड आता होता था, जी याद है। सर। फ्लो जी चार्ट और सूडो कोड बनाने के बाद हम कोडिंग पे चले जाते थे। तो उसने बस वैसे ही अलग किया हुआ है इन दोनों को, लेकिन बात एक ही है। अगर मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को उठा के सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर डाल दूं और कहूँ कि सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो भी ठीक होगी, गलत नहीं होगी, कहने का ये है। एक ही और चीज सर है। इसका इनर पॉइंट कौन सा जो आपने अभी बताया? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट बेटा, डेवलपमेंट। ठीक है। अब मैं बता देता हूँ आपको इसमें से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। आ सकता है व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, फिर उस ये पूछा जा सकता है व्हाट्स द पॉइंट्स ऑन विच सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाइज, कि किन किन पे सॉफ्टवेयर
रिलाई करती है वो ये लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द कोर स्किल सॉफ्टवेयर इंजीनियर मस्ट हैव, क्या क्या चीजें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास होनी चाहिए, वो स्किल्स हैं, ठीक है। फिर आपसे पूछा Yes, जा सकता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज इंजीनियरिंग इज नीडेड, ठीक है, क्यों की जाती, ठीक है। और नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को क्या क्या चाहिए वो चीजें बताई हुई हैं। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, ठीक है। और डिफरेंस क्या है yes, sir. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में और डेवलपमेंट में, ओके। Yes, sir. यस सर। तो ये आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, कल इसका क्विज होगा और मंडे को हम इंशाल्लाह नहीं मेरे ख्याल में कल आपका लेक्चर है ना एक कि नहीं है? नो सर, नहीं। कल नहीं है तो मंडे तक मैं आपको हाँ, sir. सेकंड लेक्चर दे दूंगा और इंशाल्लाह मंडे से हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट, अगला काफी ज्यादा हम पढ़ेंगे क्योंकि ये फर्स्ट वीक था, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग जरूरी थी, ठीक। यस सर। यस सर। सबका Yes, होगी sir. यहाँ अटेंडेंस? पर सर यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की ज्यादा डिफरेंस नहीं लिखे हुए, मतलब सेम सेम ही है। जी तो बेटा मैं नेट यही से तो कह करेंगे। रहा हूँ। नहीं मैं नोट्स और भी दे दूंगा, आप नेट से वैसे हेल्प ले सकते हो, लेकिन बुक और बाकी चीजें बेटा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, ओके। थैंक यू सर। Yes. एक वीक का बता थैंक यू सर। कौन सा फ्री बेटा बोलो? एक वीक Sir, quiz सर का कह रहे सर क्विज बेटा बस ओरल ही लूंगा, ऐसा नहीं कोई written ना क्विज पैसे, मैं जस्ट ओरल ही पूछ चीजें, डोंट कोई वो नहीं हेक्टिक उसी को लीजिए, ओके ठीक सर। है। सर बेटा वी क्या आर बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है बेटा, काफी दिन को पढ़ा रहा हूँ, होप से अच्छा रहेगा। यस चला अपना ख्याल, अटेंडेंस लग, फिर अल्लाह कल मुलाकात होती है, अल्लाह। अल्लाह हाफिज सर। यस। हेलो बेटा आवाज आ रही है? Sir, आ रही है. ओके अच्छा बेटा ऐसा है कि ना एक दो दिन अभी ना आपके सीनियर्स का डिफेंस है आज और कल, वो वैसे ही प्रिपरेशन के लिए आ रहे हैं और थर्सडे को उनका डिफेंस होगा, तो इन एक दो दिनों में हमारे लेक्चर ना थोड़े अपसेट रहेंगे, थोड़ा टाइम के लिए हो, शायद ये शायद एक कदम मिस हो जाए, वो हम आके कंपनसेट कर लेंगे अगर कुछ ऐसा हुआ, कोशिश तो यही है कि ना हो, ठीक है। Yes, sir. तो ये थोड़ा सा बेटा क्लियर कर लें। आज का टॉपिक शुरू करते हैं हम इंशाल्लाह फिर। ओके मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आ गए हो सब लोग? सर जी बेटा हेलो, सर रिजल्ट के बारे में कोई इन्फो है? रिजल्ट के बारे में क्या बेटा? सर रिजल्ट कब तक आएगा फोर्थ सेमेस्टर का? उम्मीद है बेटा जल्दी ही आ जाएगा इंशाल्लाह। आपका फाइनल बैच हो गया है कल? इंशाल्लाह। ओके तो स्टार्ट करते हैं। व्हाइट बोर्ड शेयर स्क्रीन आज तो नहीं लगा। व्हाइट बोर्ड आई बेटा मैं एक दफ़ा शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे ना शो नहीं करवा रहा।
नोट्स को शेयर करने का ऑप्शन। आपको मिल गए थे वैसे सेकंड नोट्स? नो सर। नो सर। क्यों बेटा? नहीं सर, सॉफ्टवेयर अभी सेंड इंजीनियरिंग किया। सर फर्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। नो सर, फर्स्ट लेक्चर के नोट्स आपने दिए थे, सेकंड के नहीं दिए। एक सेकंड, मैं अभी ग्रुप में शेयर करता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड करके ओपन कर लो, ठीक है? सर ओके सर। मैं भी कर मॉर्निंग में किए थे। देखो आ गए, आ गए बेटा, मिले नोट्स आपको? यस सर, आ गए। जी सर। को ओपन कर लो बेटा। यस सर। इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के नाम से है बेटा। मेरे पास इधर ना शेयर स्क्रीन का ऑप्शन नहीं आ रहा, क्या पता नहीं क्या वजह है। हो नहीं रही आज इधर से ना, कोई एरर आ रहा है। ओके सर। ओपन कर लिए इम्पोर्टेंस ऑफ जी सॉफ्टवेयर सर। इंजीनियरिंग? जी सर, कर रही यस सर। अपन। अच्छा, तो आज हमने इम्पोर्टेंस पढ़नी है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है किसी भी प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है? तो पहले हमने इसकी इम्पोर्टेंस थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है, लेकिन आज हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है? चलो, सबसे पहले है रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी। क्या करते हैं? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हम सारी चीज़ों को प्लानिंग के थ्रू करते हैं कि हम उसको फेजेस में डिवाइड कर देते हैं और डिवाइड करने के बाद उसको सॉल्व आउट करते हैं। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये भी बताया था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए की जाती है, स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं। बेटा, ये जिनके माइक में से आवाज़ें आ रही है ना, प्लीज़ इसको वो कर लो, म्यूट कर दो। Okay. बेटा माइक म्यूट कर लो अपने, अगर आवाजें आ रही है तो। एक सेकंड, मैं हैंड फ्री चेंज करता हूँ। हैंड फ्री कीजिएगा। बेटा आवाज आ रही है? यस सर। ओके। अच्छा, तो सबसे पहले रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी। रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी में हम क्या करते हैं बेटा कि हम बड़े मेगा प्रोजेक्ट को, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक प्रॉपर्टी है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर दिया जाता है। किस तरह होती है जी? कि हमारे पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स को सब प्रोजेक्ट्स में डिवाइड करके एक एक टीम को दे देते हैं, तो वो एक टीम उस प्रोजेक्ट को सॉल्व आउट करती है या उसकी डेवलपमेंट करती है, और बाद में हम सबको उनको इकट्ठा कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी, क्योंकि प्लानिंग प्री प्लान्ड हो जाती है, तो हमारी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा नहीं लगती। समझ आइए इसकी? सर रिपीट कर दीजिए। बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये है, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक मेगा आपको ये बात क्लियर है ना कि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किन प्रोजेक्ट्स के लिए करते हैं? बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए किया जाता है, मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए किया जाता है। हसन जावेद, क्या मसला है बेटा? म्यूट रखो अपना माइक अगर पीछे से बोल रहा है कोई तो, ठीक है?
तो हम बड़े प्रोजेक्ट को जब छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में डिवाइड करके डिवाइड एंड कंकर के थ्रू करते हैं किसी काम को, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व भी जल्दी होती है और उसकी जो कम्प्लेक्सिटी है वो भी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। फिर दूसरा क्या है, मिनिमाइज कर देते हैं कॉस्ट को। सॉफ्टवेयर नीड्स अ लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आर हाईली पेड एक्सपर्ट। क्योंकि हम मिनिमाइज कैसे कर देते हैं, क्योंकि हम प्री प्लान करते हैं, तो हम जो कम पे करके हमें जो एम्प्लॉय हायर करते हैं उसकी वजह से हमारी कॉस्ट कम हो जाती है। कि सपोज दैट हमारे पास बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, पर उस प्रोजेक्ट के लिए जो हम डेवलपर्स को हायर कर रहे हैं, क्योंकि हम एडवांस में प्लानिंग करके चल रहे हैं, तो हम वो डेवलपर्स को हायर करेंगे जो हमसे थोड़े अमाउंट लें और ज़्यादा काम करके दें। ठीक है, तो इससे क्या हो जाती है, ओवरऑल जो सॉफ्टवेयर है उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। ये दूसरा एडवांटेज है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। ठीक है, आवाज़ आ रही है बेटा? यस सर। ओके, अच्छा उसके बाद एक सेकंड, कुछ बच्चे आए हैं, मैं उनको ऐड कर लूँ बेटा। ठीक है, एक सेकंड मैं दोबारा ट्राई कर लूँ अगर के नहीं हो रहा। ओके, अच्छा जो थर्ड पॉइंट है मिनिमाइज द सॉफ्टवेयर कॉस्ट की, कुछ समझ आई है आपको कि नहीं आई, मुझे बताओ। सर यही है ना कि एक बेटा हाँ या ना में जवाब तो दो। यस यस सर। सर, आगे यस सर। मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि हम पहले ही प्लानिंग करके कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के थ्रू, तो हमारे पास अब हम पहले से अपने जो रिसोर्सेज हैं वो वाले रिसोर्सेज परचेज करेंगे जो मिनिमम कॉस्ट के साथ मैक्सिमम आउटपुट दें। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी ओवरऑल कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। सपोज दैट आपने क्या करना है, आपको कोई चीज परचेज करनी है और आपके पास 15 मिनट का टाइम है। हेलो हेलो, आवाज आ रही है बेटा? यस सर। ओके, सपोज दैट आपने कोई चीज परचेज करनी है और मैं आपको कहूँ आपके पास 15 मिनट का टाइम है, तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से आप परचेज कर पाओगे, या मैं आपको कहूँ कि आपने एक चीज परचेज करनी है और आपके पास 5 दिन का टाइम है, तो कॉस्ट इफेक्टिव कौन सा होगा? 5 दिन वाला। क्यों? क्योंकि हम प्री प्लानिंग करके जाएंगे, हम हर जगह से एक तरह की विच हंटिंग करेंगे और हमें जहां से सबसे अच्छे मिलेगी वहां से हम परचेज करेंगे। ठीक है, इसी तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्योंकि हम पहले से प्लानिंग करके चलते हैं, तो इसलिए सॉफ्टवेयर की जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो जाती है। ओके यस सर। जो तीसरा एडवांटेज है वो द डिक्रीज द टाइम। डिक्रीज द टाइम किस तरह? क्योंकि मैंने आगे अभी कहा जब मैं रिड्यूस कम्प्लेक्सिटी की बात कर रहा था कि इसमें डिवाइड एंड कंकर करते हैं। डिवाइड एंड कंकर का मतलब मल्टीपल टीम एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रही होंगी और हर टीम को एक मॉड्यूल दे दिया जाएगा। सपोज दैट अगर मैंने कोई असाइनमेंट आपने बनानी है और आपको मैं 15 क्वेश्चन देता हूँ और आप उसको क्लास में इस तरह डिवाइड कर लेते हो कि 2 बच्चे एक क्वेश्चन करेंगे, तो आप अगर 1 घंटे में एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो 1 घंटे में सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि हर ग्रुप एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। जबकि इसके कंपैरिजन में अगर एक एक बच्चे को एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े तो 15 घंटे लगेंगे। समझ आ रही है? तो क्या होता है जब हम ग्रुपिंग के थ्रू कोई काम करते हैं तो उसमें हमारा क्या हो जाता है, टाइम डिक्रीज हो जाता है, जल्दी फास्टली काम हो जाता है। ये समझ आई है? यस सर। यस कि हम मल्टीपल टीम एक ही प्रोजेक्ट पे काम करती हैं। ठीक है, ओके ये बात हमने बहुत दफा Yes, sir. पढ़ी है, हैंडलिंग बिग प्रोजेक्ट्स। हैंडलिंग बिग प्रोजेक्ट्स का मतलब मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ही मेगा प्रोजेक्ट्स की जाती है। छोटे प्रोजेक्ट्स में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छोटे सॉफ्टवेयर के लिए हमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग, प्लानिंग, सूडो कोड, फ्लो चार्ट ये बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं आपको कहूँ प्रोग्राम लिखो 2 नंबर्स को ऐड करने का, इसके लिए आप क्या प्लानिंग करोगे? प्रोजेक्ट इतना छोटा है कि इसके, जी बेटा अगर मैं आपको कौन 2 नंबर्स को ऐड कर दो तो इसके लिए क्या प्लानिंग की जरूरत है? मेरा तो नहीं ख्याल कोई प्लानिंग की सर जरूरत आवाज नहीं क्लियर आ रही। सर इसके लिए तो जरूरत है। यही कह रहा हूँ कि इसके लिए कोई प्लानिंग करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हम करें ही मेगा प्रोजेक्ट्स की। ठीक है, उसके बाद आ जाता है रिलायबल सॉफ्टवेयर, लास्ट वाला 5th पॉइंट। रिलायबल सॉफ्टवेयर का मतलब जब हम सारी रिक्वायरमेंट्स को गैदर करके, सपोज दैट अगर आपके ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, आपने देखा कि कौन कौन सी ऐसे सॉफ्टवेयर पहले बन चुके हैं, कौन कौन से मार्केट में हैं, क्या क्या इश्यूज आते हैं, उन सब इश्यूज को देखते हुए जब आप एक सॉफ्टवेयर बनाओगे तो क्या वो रिलायबल नहीं होगा? ज्यादा टाइम चलने के लिए नहीं होगा? क्योंकि अगर आप एकदम से बनाओगे तो हो सकता है उसमें काफी सारी एरर्स आए,
पर अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके बनाओगे, उसके सारे प्री प्रोसेसर या प्री स्टेप्स को करके चलोगे, तो आपके लिए इजी हो जाएगा, वो ज्यादा रिलायबल होगा। क्लियर है ये वाली बात बेटा? सर ये रिपीट कीजिएगा एक मिनट, सर थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें। रिलायबल का मतलब होता है बेटा ऐसी चीज जो ज्यादा टाइम तक चलने वाली हो, समझ आइए रिलायबल का मतलब। यस सर। अच्छा, अब एक काम करते हो आप 15 दिन की एफर्ट लगा के, वो काम ज्यादा बेहतर होगा या एक काम करते हो आप 2 मिनट की एफर्ट लगा के? सर 15 मिनट। 15 मिनट की, उसको आप ज्यादा टाइम दोगे, ज्यादा एफर्ट पुट करोगे, और उसके बाद जो आप काम करोगे ज्यादा चांसेस हैं कि वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, इसी को रिलायबिलिटी कहते हैं कि आप एक पूरी प्लानिंग के थ्रू कोई काम करके आ रहे हो, वो ज्यादा रिलायबल होगा, और प्लानिंग हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर ही करते हैं। ठीक है, यस सर। यहाँ तक कोई बात समझ ना आई हो? ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस भी वही है रिलायबिलिटी की तरह, मेड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स। क्या मतलब, जो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, उन स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करते हुए ही हम कोई प्रोजेक्ट बनाएं या सॉफ्टवेयर बनाएं। ऑफ कोर्स अगर हम उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए बना रहे हैं, तो वो जो सॉफ्टवेयर बनेगा वो ऑफ कोर्स इफेक्टिव होगा, क्योंकि हमने सारी डिमांड्स को फुलफिल किया है। ठीक है, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है 6 पॉइंट्स। अगर ये 6 पॉइंट्स कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया तो मुझे बताओ, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। बोले बेटा कोई पॉइंट समझ ना आया हो? सबसे पहले कंप्लीट रिड्यूस कर देता है कम्प्लेक्सिटी, मिनिमाइज कॉस्ट, डिक्रीज टाइम, हैंडलिंग बिग प्रोजेक्ट, रिलायबल एंड इफेक्टिव। ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है सर आपने बताया था हैंडलिंग बिग, क्या होता था? हैंडलिंग बिग प्रोजेक्ट का मतलब जो स्मॉल प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि छोटे आपने प्रोजेक्ट्स में कहा था इतने ज्यादा स्टेप्स होते ही नहीं है। जी सर, जैसे आपने कहा था हेडिंग जी टू बेटा। नंबर्स है तो उसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? जी, जरूरत क्या है, हमें 2 नंबर ऐड करने, इसके लिए क्या प्लानिंग करोगे आप? सिंपल आप जी लिखोगे कोड और ऐड कर दोगे। देखो सपोज दैट मैं आपको कहता हूँ, लिसन, मैं आपको कहता हूँ 2 और 2 कितने होते हैं, 2 जमा 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। आपने कोई प्लानिंग की इसके लिए? नहीं की। आपको एब्रप्टली जवाब आता था, आपने दे दिया। अब मैं कहता हूँ 1 से लेके 1000 तक जितने भी नंबर्स आते हैं उनको ऐड कर दो। सर टाइम लगेगा। नहीं, अब आपको जवाब आता है? आपको जवाब आता है एकदम से? नो सर। जैसे 2 जमा 2 का 4 कह दिया था, नहीं आता ना? क्यों? क्योंकि हमें इसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये बड़े नंबर्स हैं, इनके लिए हम कोई लॉजिक लगाएंगे प्रोग्रामिंग के थ्रू, कि किस तरह 1 से लेके 1000 नंबर्स को हम कोई लूप लगाएंगे जो अपने आप को कॉल करेगी 100 टाइम्स। हम एक वेरिएबल लेंगे जो उसको स्टोर करेगा हर दफा, और फिर एंड पे हम प्रिंट कर देंगे। ऐसे ही है? यस सर। लूप चलेगी 0 से लेके 99 तक, ऐसा कुछ करेंगे। तो प्लानिंग की जरूरत है। ठीक है, ऐसी बात कह रहा हूँ मैं। समझ आया ये वाला पॉइंट? यस सर। यस सर। ओके, आगे आगे हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस। कौन से प्रोसेसेस होते हैं? सबसे पहले होता है सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, के सॉफ्टवेयर क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करेगा, ये हासिल करना कि कौन कौन सी फंक्शनैलिटीज होंगी। ये 4 लिखे हुए हैं ना, सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर वैलिडेशन एंड सॉफ्टवेयर इवैल्यूएशन। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्लीज इनको लिख लीजिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके। ओके, यस सर। हेलो, यस सर। आवाज आ रही है बेटा? यस सर। यस सर, आ रही है। सबसे पहले हमारे पास आ गया सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन। सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, सपोज दैट हम एक सॉफ्टवेयर बनाने चले मीडिया प्लेयर, तो हम सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन के अंदर ये देखेंगे कि हमारा जो मीडिया प्लेयर है वो क्या क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा। नॉर्मली क्या करता होता है, वीडियोस को प्ले करता है। यस सर। यस सर। हम उसमें देखेंगे कौन कौन सी फॉर्मेट्स की वीडियो को प्ले करेगा। MP4 को प्ले करेगा, और डिफरेंट एक्सटेंशंस होती हैं जिस तरह की वीडियो की, वो सारी MP3 को प्लेयर करेगा कि नहीं, जो मोबाइल के अंदर वीडियोस प्ले होती हैं वो करेगा कि नहीं। डिफरेंट फॉर्मेट, जितने भी वीडियो के फॉर्मेट्स हैं उनमें से किस किस को प्ले करेगा,
स्क्रीन कैसी होगी, किस क्वालिटी की इमेजेस को वीडियोस को प्ले करेगा, ये सारे हमारे पास आ जाएंगे प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन के अंदर, उसकी फंक्शनैलिटीज। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट्स कह लो। फिर आ गया डेवलपमेंट। जब आपने रिक्वायरमेंट सारी हासिल कर ली तो फिर क्या आएगा, सॉफ्टवेयर को बनाना स्टार्ट करेंगे। डेवलपमेंट के अंदर द सॉफ्टवेयर टू मीट द रिक्वायरमेंट मस्ट बी प्रोड्यूस। उन सारी रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से हमने एक सॉफ्टवेयर बना देना है। जब बना देना है तो हम क्या उसको वैलिडेशन या उसकी टेस्टिंग नहीं करेंगे कि जिन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए बनाना पूरा हो रहा है कि नहीं। सर इसके फर्स्ट स्टेप में क्या प्लानिंग की थी? फर्स्ट स्टेप में वो रिक्वायरमेंट गैदर की थी सारी। ओके ओके ठीक है, उसको प्लानिंग भी कह सकते हैं। इन्होंने पता है क्या किया बेटा, वो जो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के 8-9 प्रोसीजर थे ना, उनको शॉर्ट करके लिख दिया है। सारों को वैसे का वैसा नहीं लिखा, जैसे 5-6 को ना 4 बना के लिख दिया है कि स्पेसिफिकेशन, इसमें हमारी रिक्वायरमेंट भी आ जाएंगी और प्लानिंग भी आ जाएगी। फिर डेवलपमेंट के अंदर वो आ जाएगा सूडो कोड, फ्लो चार्ट और कोडिंग, सारी चीजें। फिर वैलिडेशन के अंदर टेस्टिंग आ जाएगा, इवैल्यूएशन के अंदर डिप्लॉयमेंट, और उसकी बाद में क्या आता है फीडबैक, वो आ जाएगा। इन्होंने मर्ज कर दिए 2-2 3-3। यस सर। तो सबसे डेवलपमेंट में हमने उसको बनाना शुरू करना है। वैलिडेशन में द सॉफ्टवेयर मस्ट बी वैलिडेट टू इंश्योर इट डज नॉट व्हाट द कस्टमर वांट्स। अब ये देखो, वो क्या वैलिडेशन के अंदर वो ये कह रहा है कि ये प्रोजेक्ट वही बना हो जो हमने रिक्वायरमेंट्स में लिखा था, कि जो उस कस्टमर की डिमांड है उसी के मुताबिक हो। समझ आ रही है? वैलिडेशन का वर्ड पढ़ो। यस सर। यस सर। ठीक है, और इवैल्यूएशन का क्या कहते हैं? हम कहते नहीं अब मैं इवैल्यूएट करूंगा। इवैल्यूएट का मतलब उसके जो रिजल्ट आए हैं उनको चेक करके देखूंगा। द सॉफ्टवेयर मस्ट बी इवॉल्व टू चेंजिंग क्लाइंट्स नीड। और इवॉल्व का मतलब है कि अगर उसमें कोई चेंजेस रिक्वायर्ड हैं तो वो भी कर सके, ऐसा ना हो कि रिजिड हो जिसमें चेंजेस की गुंजाइश ही ना हो। ठीक है, यस सर। अब क्या करना है आपने, जो सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस है ना, इनके मुतालिक 5-5 6-6 लाइनें सर लिख के रखनी है। मैं अगली क्लास में क्या करूंगा, वैलिडेशन का दोबारा बता दें। वैलिडेशन का मतलब होता है बेटा टेस्ट करना कि जो हमने रिक्वायरमेंट्स दी थी क्या प्रोजेक्ट उनके मुताबिक बना है या कुछ चेंजेस कर दिए हमने, रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है कि नहीं करता। हेलो यस सर। अब ये करना है आपने, ये जो 4 प्रोसेसेस है ना, इनकी हर एक को 5-5 लाइनों में एक्सप्लेन करना है इंटरनेट से रीड करके। व्हाट इज स्पेसिफिकेशन, व्हाट इज डेवलपमेंट, व्हाट इज वैलिडेशन एंड व्हाट इज इवैल्यूएशन। यस सर। यस सर। क्लियर है? चारों को 5 यस सर। जी बेटा, चारों को अगली Yes, क्लास sir. में मैं सुनूंगा हर एक। यस सर। ओके सर। ये समझ आ गए हैं दोनों चीजें, यस इम्पोर्टेंस ऑफ सर। सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस। यस ठीक है, सर। बाकी तो 2 चीजें वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह हम। इंशाल्लाह सर। ओके सर। ठीक है, तो अटेंडेंस हो गई है बेटा सबकी? यस सर। होगी। सर चलो सुने, जी बेटा। सर वो हैंडिंग विद पिग प्रोजेक्ट वाला वो दोबारा बता दे प्लीज। ओके बेटा, ओके बेटा। ये ऊपर वाला हैंडलिंग बिग प्रोजेक्ट्स, जी सर। बेटा अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको कि अगर मैं आपसे कहूँ 2+2 कितने होते हैं तो कितने होते हैं बताएं मुझे। 4। 4। आपको आंसर आता था? आपको इसमें प्लानिंग करनी पड़ी कोई? नहीं सर। अगर मैं ये कहूँ 1 से लेके 1000 तक जितने भी इंटीजर वैल्यू आती है उनका सम बता दें, बोलें, आता है? पता है? नहीं, वो करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ये प्रोसेस उसी वक्त करते हैं जब हम बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर रहे हो। छोटे में जरूरत नहीं होती इनकी। छोटे में ना कॉस्ट का मसला होता है क्योंकि हमें पता होता है कॉस्ट लगनी ही नहीं, ना टाइम का होता है हमें पता है फौरन हो जाएगा, ना रिलायबिलिटी का मसला होता है क्योंकि 2 + 2 4 ही होंगे, जिस तरह मर्जी करके देख लो। ठीक है सर। ये कहना चाह रहा था। अब समझ है बच्चे, सबको समझ आई है ये? यस सर। जी आ रही। अच्छा बेटा, काफी दिनों बाद पढ़ा रहा हूँ तो प्लीज मुझे बताते रहा करो जेन्युइनली, कोई मसला नहीं, मैं ना नाराज होऊंगा, ना किसी के नंबर काटूंगा, ना किसी पे गुस्सा करूंगा। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती तो क्लियरली बता दिया करें। यस सर। ओके सर। ठीक है बेटा, चलो अपना ख्याल ओके। रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। ईमान।
input, output and dependency the activity in this model perform human action. वो कहता है इस मॉडल के अंदर आपको इनपुट भी देनी पड़ेगी हर प्रोसेस की, और आउटपुट भी बतानी पड़ेगी, और कौन सी चीज किस पे डिपेंडेंट है वो भी बतानी पड़ेगी, और ये सारे काम ह्यूमंस के थ्रू परफॉर्म किए जाएंगे। ये इस मॉडल की खासियत है। मतलब कहने का ये है, मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि वो जो ऊपर वाला काम था, प्रोसेस मॉडल के 4 स्टेप थे, उन 4 स्टेप्स को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास ये वाले सारे मॉडल्स हैं। ठीक है, इस मॉडल में पहला मॉडल है हमारे पास वर्क फ्लो मॉडल। उस वर्क फ्लो मॉडल में वो कहता है कि आपको इनपुट भी देनी पड़ेगी, आउटपुट भी देनी पड़ेगी, कौन किस पे डिपेंडेंट है ये भी बताना पड़ेगा, और ये सारे जो एक्शंस हैं ये कौन परफॉर्म करेगा? ह्यूमन परफॉर्म बाय ह्यूमन। समझ आइए कुछ? यस सर। बाकियों को बेटा यस सर। बाकियों यस सर। ओके ओके। दूसरा हमारे पास मॉडल है किसको? वर्कफ्लो मॉडल। ऊपर वाले जो 4 काम थे जिसमें हम वैलिडेशन करते थे, सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन, डेवलपमेंट, वैलिडेशन एंड इवैल्यूएशन, इनको करने के लिए जो डिफरेंट मॉडल है उनमें से पहला मॉडल है वर्कफ्लो मॉडल। वर्कफ्लो मॉडल के अंदर उसकी प्रॉपर्टी ये है कि उसके अंदर आपको इनपुट, आउटपुट, डिपेंडेंसी ये तीनों बताने पड़ेंगे, और वो इसके अंदर जो एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है वो ह्यूमन परफॉर्म करेंगे। यानी कि जो भी कोडिंग वगैरह या जो भी डिप्लॉयमेंट है या जो भी इवैल्यूएशन है वो सारी किसके थ्रू होगी? ह्यूमंस के थ्रू होगी। अब समझ आइए? यस सर। Okay, the second one is data flow or activity model. This represents the process as a set of activities, each of which carries out some data transformation. It shows how the input to the process such as specification is converted to an output such as design. वो कहता है इसके अंदर data flow के अंदर हम activities बना लेते हैं, process को as a activity consider करते हैं, और input को दिया जाता है किसी दूसरे process की, किसी पहले की इनपुट दूसरे की आउटपुट बन जाएगी, और जो आउटपुट निकली है वो अगले प्रोसेस की इनपुट बन जाएगी। जो इसमें मेन गोल है, इसमें मेन गोल यही है कि जो प्रोसेसेस होते हैं हमारे वो एक्टिविटीज की तौर के तरीके से बिहेव करते हैं, यानी कि प्रोसेसेस को हम एक्टिविटी बना देते हैं। द एक्टिविटीज हेयर में बी लोअर लेवल देन एक्टिविटी इन वर्क फ्लो मॉडल। और वो कहता है कि इसमें जो एक्टिविटी होंगी वो वर्क फ्लो मॉडल की एक्टिविटी से लोअर लेवल पे होंगी। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, दोबारा बता देता हूँ। ये देखो, इसको ना हम स्किप भी कर सकते थे अगर आप ध्यान से देखो कि जो बीच वाला हमारा मॉडल है, ये वाला एक्टिविटी मॉडल, इसके साथ उसने क्या लिखा हुआ है? डाटा फ्लो मॉडल। यानी कि हम इनको मर्ज करके भी लिख सकते थे, ये ऑलमोस्ट एक ही चीज है। समझ आ रही है? बस इसमें हम ज्यादा फोकस करते हैं एक्टिविटी को, जो प्रोसेस है उनको एज ए एक्टिविटी कंसीडर कर लेते हैं, और कुछ भी नहीं है इसमें। हम इनको मर्ज करके एक भी कह सकते हैं। समझ आइए इसकी? यस सर। बाकियों को बेटा सर एक बात दोबारा रिपीट कर दें। एक्टिविटी का मतलब होता है कि वो कौन कौन सी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो वर्क फ्लो मॉडल के अंदर वो कहता था हम इनपुट, आउटपुट और डिपेंडेंसी बताएंगे, और वो सारे एक्शन परफॉर्म कौन करेगा? वो सारी एक्टिविटीज कौन परफॉर्म करेगा? ह्यूमन परफॉर्म। इसके अंदर वो ये कह रहा है कि वो जो सारे प्रोसेसेस हैं उन सबको हम एक्टिविटी कह देंगे, और ऑफ कोर्स वो सारी एक्टिविटीज परफॉर्म यहाँ भी कौन करेगा? ह्यूमन करेगा। ठीक है। थर्ड है रोल एंड एक्शन मॉडल। दिस मींस दैट रोल ऑफ पीपल इन्वॉल्व। जी बेटा। सर आपने कहा था कि फर्स्ट इनपुट फिर मतलब उसकी आउटपुट आएगी, फिर वो नेक्स्ट का आउटपुट बन जाएगा इनपुट। क्या था वो सिस्टम? हाँ, वो मैं बताता हूँ। सपोज दैट बेटा, मैंने तुम लोगों को एक कहा कि ना प्रोजेक्ट बनाओ, और प्रोजेक्ट में ये हो कि सबसे पहले आप किसी वैल्यू का सम करो, सम के बाद उसकी एवरेज निकालो, और एवरेज के बाद उसकी जीपीए निकालो। ठीक है, ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, और ये एक सॉफ्टवेयर बनाने को मैंने तुम लोगों को कह दिया। क्या तुम लोग बगैर सम के एवरेज निकाल सकते हो? नो सर। नो सर। सम का टास्क सपोज दैट मैंने कह दिया रियाज तुम करोगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद एवरेज का टास्क मैंने कह दिया अबू सुफियान करेगा, और जीपीए कैलकुलेशन का टास्क मैंने कह दिया सपोज दैट एहसन करेगा।
तो क्या सबसे पहले एसन अपना टास्क परफॉर्म कर सकता है? हाँ सर। क्योंकि अबू सुफियान की जो आउटपुट होगी वो एसन की इनपुट बनेगी एवरेज। सर ये चेन बाय चेन होगा फिर इस तरह। यही कहना चाह रहा हूँ। ऑफ कोर्स Yes. बेटा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो चेन में वर्क करते हैं अगर वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अभी तो मैंने बताया, ये वर्ड मैंने लिखा नहीं था, डिपेंडेंसी, ये Yes, लिखा sir. हुआ है, नजर आ रहा है? यस सर। ये डिपेंडेंसी का वर्ड इसी तरह है कि किसी एक पे प्रोसेस पे डिपेंडेंट है तो वो वेट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? Yes, ओके। sir. यस सर। अभी Yes, जो sir. मैंने तुम लोगों के 3 के नाम लिए, ये रोल है तुम लोगों का। ये जो तीसरा है ना, रोल और एक्शन, कि उस टीम के अंदर कौन सा बंदा क्या काम कर रहा है, ये रोल आपको परफॉर्म करना है। समझ आइए बेटा? यस सर। ओके, देन हमारे पास आ गया अप्रोचेज आ गए। देयर आर सेवरल वेरियस जर्नल मॉडल्स पैराडाइम्स, ये SDLC की है। वाटरफॉल अप्रोच, इवैल्यूएशनरी डेवलपमेंट, फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, सिस्टम असेंबली एंड रीयूजेबल कंपोनेंट, ये सारे जो है ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स के मॉडल हैं। अभी अगला लेक्चर है उसमें हम ये, मैं एक दफ़ा खोल के दिखा दूं तो इसमें हम सारा यही पढ़ेंगे कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के डिफरेंट मॉडल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो ये यहाँ नहीं पढ़ेंगे, हम आगे वाले में पढ़ेंगे इस जगह पे, ये स्टेजेस, प्लानिंग, ये, लेकिन फिर भी हम इधर भी इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए डिफरेंट अप्रोचेस यूज की जाती हैं, ठीक है? अभी ये हमने मॉडल पढ़े, अप्रोचेस अब हम पढ़ेंगे। वाटरफॉल अप्रोच में क्या होता है कि हम रिक्वायरमेंट सारी गैदर कर लेते हैं और किसी भी टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं पहले, ठीक है? कंप्लीट करने के बाद उसकी टेस्टिंग और बाकी सारे फेजेस पे जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर आपके एंड में कोई एरर आ जाता है तो आपको सारे सॉफ्टवेयर को रिवाइज करना पड़ता है। डिफरेंट अप्रोचेस के थ्रू हम किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। 2 तरह की अप्रोचेस बहुत फेमस होती हैं, एक इंक्रीमेंटल और एक वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है कि हम ये नहीं देखते, हम ऐसा नहीं करते कि एक स्टेज 1 कंप्लीट हुई इसको टेस्ट कर लें, नहीं। हम स्टेज 1 कंप्लीट करेंगे, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, जितनी भी स्टेजेस हुई सबको कंप्लीट करने के बाद उसको टेस्ट करते हैं, ठीक है? लेकिन जो दूसरा है ना इंक्रीमेंटल, उसमें हम एक मॉड्यूल बनाएंगे, उसको टेस्ट कर लेंगे, फिर दूसरा मॉड्यूल बनाया, उसको टेस्ट कर लिया, फिर तीसरा मॉड्यूल बनाया, उसको टेस्ट, फिर चौथा मॉड्यूल बनाया, उसको टेस्ट। आपको क्या लगता है किस में हमें अच्छा सॉफ्टवेयर बनाने को मिलेगा? कौन सी अप्रोच बेहतर है? इंक्रीमेंटल। क्यों? क्योंकि अगर इसमें कोई एरर हुई तो फौरन मॉड्यूल के अंदर हमें पता होगा कहाँ एरर है और फौरन ही हम उसको ठीक कर लेंगे, ठीक है? लेकिन वाटरफॉल मॉडल में मसला ये है कि वो क्या होगा, अगर एंड पे कोई एरर आती है तो उसको ठीक करना मुश्किल नहीं हो जाएगा हमारे लिए? नहीं तो कंप्लीट टेस्टिंग, अगर इस सारे पे बाद में एक और कंप्लीट टेस्टिंग में परफॉर्म करता हूँ तो एरर आने के चांसेस हैं उसमें? हाँ, कंप्लीट टेस्टिंग वाटरफॉल में होगा, लेकिन फिर इस लिहाज से तो हमें इंक्रीमेंटल सबसे अच्छा लग रहा है। तो क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम कभी कभी वाटरफॉल भी करें अप्रोच यूज? इसमें क्या एक ऐसी चीज है जो ज्यादा यूज हो रही है इसमें? चलो, एडवांटेज तो हमने इसका देख लिया कि इसमें एरर कम आएंगे, और इसका डिसएडवांटेज है क्योंकि ये एंड में टेस्टिंग करेगा तो एरर बहुत ज्यादा है। पर क्या मुझे ये बता सकते हो फिर ये यूज कब करना है? ये फिर यूज ही नहीं करना कभी भी? कोई बताएगा या समझ ही नहीं आया क्वेश्चन? सर क्वेश्चन समझ नहीं आया। क्वेश्चन दोबारा बोल दें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप सब लोग ये कह रहे हो कि इंक्रीमेंटल बेहतर है क्योंकि इसमें हर मॉड्यूल बनाने के बाद उसकी टेस्टिंग कर लेते हैं, ऐसे ही ना? कि और कुछ समझ आया? सर ऐसे ही है। और वाटरफॉल में हमने कहा कि सिर्फ एक दफा टेस्टिंग करेंगे और एरर आया तो मसला हो जाएगा क्योंकि हमें सारे मॉड्यूल्स को दोबारा देखना पड़ेगा। इस लिहाज से तो वाटरफॉल सबसे बुरा लग रहा है यहाँ पे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्या हमेशा हम इंक्रीमेंटली यूज करेंगे, वाटरफॉल कभी भी यूज नहीं करेंगे? कोई बताएगा? जवाब दो, बेशक गलत दे दो, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है? इसमें
देखो नहीं समझ आ रहा क्वेश्चन? सर आपने कहा कि स्टेज 1 चेक करेगा फिर स्टेज 2 को, तो वो इंक्रीमेंटल में था। देखो बेटा हाँ इंक्रीमेंटल में स्टेज बाय स्टेज चेक करके जाएगा और वाटरफॉल में एंड पे चेक करेगा। कौन सा बेहतर है? सर इंक्रीमेंटल बेहतर है। इंक्रीमेंटल बेहतर है। सपोज दैट मेरे इंक्रीमेंटल पास होगा। 3 स्टेजेस हैं, ठीक है, एक सेकेंड, 3 स्टेजेस हैं। ये मेरा वाटरफॉल मॉडल है, ये सारा होने के बाद टेस्टिंग पे जाएगा। ये इंक्रीमेंटल है, ये मॉड्यूल 1 को करेगा, 2 को करेगा, 3 को करेगा, ठीक है, टेस्टिंग। तो इस लिहाज से हमें ये लग रहा है कि जो इंक्रीमेंटल मॉडल है वो सबसे अच्छा है, ऐसे ही है कि नहीं लगे वो, क्योंकि वो टेस्टिंग बार बार करता है और गलती की गुंजाइश कम हो जाती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस्टेक कम हो जाती है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या फिर वाटरफॉल कभी भी यूज नहीं होगा? वो सेपरेट प्रोसेस वो ये तो एससी का रूल है कि रिक्वायरमेंट क्लियर हो तभी आपने आगे बढ़ना है। इधर देखो टी, नीचे वाले में टी कितने लिखे हैं? 3, और ऊपर वाले में 1। अगर आपके पास किसी चीज को टेस्ट करने के लिए 2 मिनट हैं और आपके पास किसी चीज को टेस्ट करने के लिए 15 मिनट हैं, तो 15 मिनट जब हुए तो कौन सी टेक्निक यूज करोगे? वाटरफॉल इंक्रीमेंटल सर करेंगे हम। इंक्रीमेंटल, क्योंकि हमारे पास टाइम है। लेकिन अगर 2 मिनट है, 2 मिनट में 3 मॉड्यूल की टेस्टिंग हो ही नहीं सकती, तो फिर आप किस पे जाओगे? वाटरफॉल पे। कहने का मकसद यही है कि जब तुम्हारे पास टाइम बहुत ज्यादा कम हो तब तुम चले जाओ वाटरफॉल की तरफ, क्योंकि ये टाइम 3 गुना लेस ले रहा है इंक्रीमेंटल से। और जब तुम्हारे पास टाइम पूरा हो और तुम्हें एक्यूरेसी या रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे चाहिए तब तुम चले जाओ इंक्रीमेंटल पे। आप समझ आए क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। यस सर। लेकिन हमें टाइम से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वालिटी नहीं होती। क्वालिटी अच्छी होगी तो फिर हाँ, तो हमारा ज्यादा हमारी कोशिश ये होती है कि हमें क्या मिले, हमें कौन से वाला चाहिए, इंक्रीमेंटल मॉडल अप्लाई करें, ठीक है, इंक्रीमेंटल प्रोसेस अप्लाई करें, ठीक है, अप्रोच यूज करें, ठीक है। ओके सर। इवैल्यूएशनरी को इंक्रीमेंटल भी कहते हैं। इवैल्यूएशनरी का मतलब ऐसा ऐसा इवॉल्व होती जाए, जो इंक्रीमेंटल भी ऐसे ही है ना कि ऐसा ऐसा मॉड्यूल ऐड करते जाते हैं, ठीक है। यस सर। आगे वाली ये 2 अप्रोच पढ़ के देख लेना, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी हम अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं डिस्कस कर लूंगा ना लेक्चर में, ठीक है। अब आ जाते हैं सॉफ्टवेयर क्राइसिस पे। बेटा तुम लोगों को समझ भी आ रहा है या बस यस सर? आ रही है सर। शुक्र है। अच्छा, सबसे पहले है सॉफ्टवेयर क्राइसिस में। अब वो ये कह रहा है कि किसी भी सॉफ्टवेयर के फ्लॉप होने की मेजर रीजंस क्या हो सकती हैं, किस वजह से कोई भी सॉफ्टवेयर क्राइसिस में जा सकता है। सबसे पहले तो है उसका साइज। साइज क्या मतलब? नंबर ऑफ एमबीज वो कितने कंज्यूम करता है या कितने जीबी का उसका सेटअप है। वीएलसी का कोई बताएगा कितने एमबी का सेटअप है? अच्छा, इसके कंपैरिजन में एक और आपके पास आए जो सेम फंक्शनैलिटी हो, सेम उसकी क्वालिटी हो और वो आपको 10 MB में मिल जाए, तो VLC यूज करोगे या उस नए वाले को यूज करोगे? उस नए वाले को सर। क्यों? क्योंकि वो साइज में कम है और सेम फंक्शनैलिटी सर उसकी एमबी कम है। ये अक्सर सर्फ की एडवर्टाइजमेंट तुम देखते हो, जब एरियल की या सर्फ एक्सेल की एडवर्टाइजमेंट आ रही होती है, तो पहले तो ये होता था ना क्वालिटी अच्छी है, लेकिन अब एडवर्टाइजमेंट ऐसे आती होती है ज्यादा मटेरियल है। नहीं, मटेरियल क्या, सेम रिजल्ट मिलेगा विद लेस अमाउंट। वो ये नहीं कहता कि रिजल्ट उससे अच्छा मिलेगा, वो कहता है सेम रिजल्ट मिलेगा लेकिन उससे लेस प्राइस में, या ज्यादा सरफ मिलेगा उतनी ही प्राइस में, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर 2 सॉफ्टवेयर हैं, एक सॉफ्टवेयर और दूसरे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी सेम है पर दोनों की प्राइस में एक ज्यादा है एक कम है, तो आप ऑटोमेटिकली लेस प्राइस वाला यूज करना शुरू कर देंगे।
सपोज दैट गोरमे की एग्जांपल ले लो। गोरमे की बोतल आपको क्या लगता है कब से आना शुरू हुई है? मैक्सिमम 7-8 साल हुए होंगे। यस सर। इससे पहले पेप्सी और कोक थी ना, लेकिन गोरमे ने क्या किया कि ऑलमोस्ट कह रहा हूँ एग्जैक्टली सेम नहीं मुकाबला करती, क्वालिटी लेस है गोरमे की, बट प्राइसेस बहुत ज्यादा लो कर दी। समझ आई ये बात? प्राइसेस लो होने की वजह से आप उसका देखें मार्केट शेयर पाकिस्तान में गोरमे का शायद पेप्सी और कोक के बाद हाईएस्ट सेलर होगी, और शायद कुछ शहरों में और कुछ एरियाज में पेप्सी और कोक को भी पीछे छोड़ रही हो। ठीक है, जब आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं और उस सॉफ्टवेयर का साइज बहुत बड़ा हो जाता है तो लोग उसको यूज करना बंद कर देंगे, क्योंकि वो आपकी मेमोरी भी ज्यादा लेगा और कंप्यूटर के रिसोर्सेज भी ज्यादा लेता है। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, द नेक्स्ट इज क्वालिटी। देखो क्वालिटी पे तो कोई कंप्रोमाइज नहीं है। सपोज दैट अगर आप अक्सर जाते हो शॉपिंग करने, अगर आपको थोड़ा बहुत कॉस्टली कोई क्वालिटी चीज मिल रही है तो आप कोशिश ये करोगे कि उस क्वालिटी वाली चीज को ही थोड़ा सस्ता करवा के ले लें, पर लेनी क्वालिटी वाली है। समझ आ रही? इसी तरह सॉफ्टवेयर की मैंने ऊपर भी आपको एग्जांपल दी कि अगर ऐसा हुआ ना कि VLC प्लेयर की क्वालिटी अच्छी हुई दूसरे थे, और बेशक वो 60 MB का हुआ और जिसकी क्वालिटी लो है वो 50 MB का या 45 MB का हुआ, तो आप कोशिश यही करोगे कि 60 MB का ही डाउनलोड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि क्वालिटी अच्छी है। क्वालिटी का मतलब मीडिया प्लेयर में यह है कि नंबर ऑफ फाइल्स कौन कौन सी ओपन कर लेता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर सॉफ्टवेयर हर तरह की फाइल को ओपन कर ले। ठीक है, तो अगर किसी की क्वालिटी खराब है तब भी सॉफ्टवेयर आपका क्राइसिस में है, क्योंकि बेहतर क्वालिटी वाला जैसे ही आएगा मार्केट में आपका सॉफ्टवेयर खत्म हो जाएगा। ओके, क्या तुम्हें क्या लगता है? मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही इतना क्यों चल रहा है? उसकी रीजन है बेटा कि उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, प्रीमियम क्वालिटी का है, उसकी टक्कर का कोई और हमें नहीं क्वालिटी अच्छी है। हाँ, मतलब उसमें फंक्शनैलिटी बहुत ज्यादा दी हुई है, इजी टू यूज है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर इसी की तरह का कोई हमें मिले और जिसका साइज कम हो तो हम उसकी तरफ चले जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऐसा कोई आया नहीं है। समझ आ रही है? इसी तरह VLC प्लेयर है कि उसको 8-10 साल हो गए, टॉप पे चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि एक तो उसके जो नंबर ऑफ फाइल्स को सपोर्ट करता है वो बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से क्वालिटी इंक्रीज हो जाती है। दूसरा, उसका जो सेटअप का साइज है वो भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, इजीली हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये दोनों चीजें उसको क्या बनाती हैं? सबसे बेस्ट बनाती हैं। ठीक है, और ये थर्ड चीज को भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं, कॉस्ट। अब VLC मीडिया प्लेयर तो आवाज नहीं आ नंबर ऑफ, रही। हेलो, आवाज आ रही है बेटा? यस सर आ रही है। यस सर आ रही है। ओके, तो देन थर्ड आ जाती है कॉस्ट। अगर कोई प्रोडक्ट, सपोज दैट आज हम युबंटो अगर इंस्टॉल करने लगे, युबंटो हमें मिले $200 में और विंडोज हमें फ्री मिल रही है, तो क्या आप लोग युबंटो इंस्टॉल करोगे? नो सर। जो चीज हमें कॉस्टली मिल रही होगी हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। अगर ओवरऑल देखें तो युबंटो का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज से कहीं ज्यादा सिक्योर है। जिस तरह आईफोन और एंड्रॉयड का है, यही सेम सिनेरियो है ऑलमोस्ट विंडोज और पासवर्ड। जी मैं आपको शेयर करता हूँ। मैं एक सेकंड क्लास। मैंने कर दिया। अच्छा बेटा, समझ आइए इसकी आपको कॉस्ट वाले की। यस सर। अच्छा मैं बताता हूँ, मैम लिखी, कोई बात नहीं। मैं एक सेकंड ना इनको अच्छा बेटा, आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। यस सर आ रही है। अच्छा बेटा, बस 10 मिनट रह गए, जल्दी से हम इसको कर लें फिनिश अप। थर्ड हमारा कॉस्ट है। कॉस्ट का मैंने अभी बताया
कि अगर किसी चीज की डेवलपमेंट कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा बन जाए और फिर उसके बाद उसकी जो कंज्यूमर को कॉस्ट भी बहुत ज्यादा पे करें, तो कोई भी कंज्यूमर उसको बाय नहीं करेगा। उसकी वजह क्या है कि वो उससे लेस कॉस्ट में उसको बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में मिल रहे होंगे। इसकी बहुत मेजर एग्जांपल मोटरोला के फोन्स हैं। मोटरोला बहुत अच्छी कंपनी थी आज से 5-6 साल पहले, इवन के 8-9 साल पहले। एक तो उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो बहुत सिक्योर था और बड़ा क्लासी से लुक के होते थे उसके फोन। बट आपको पता है कहाँ है आजकल मोटरोला? और अगर आप उसके किसी फ़ोन को बाय करने भी जाएंगे तो मे बी शायद 20 MB और 30 MB का मोबाइल फ़ोन होगी स्टोरेज स्पेस, और वो आपको 15 से 20 हज़ार रुपये में मिल रहा होगा। जबकि इतने में ही वीवो या ओप्पो का आपको 32 GB या 64 GB में मिल रहा है। समझ आ रही है? यस सर। यस सर। तो कॉस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है। डिलेड डिलीवरी का मतलब सपोज दैट आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है और आप मार्केट में लॉन्च ही उस वक्त कर रहे हो जब उससे बेहतर ऑलरेडी है, तो क्या आपके वाला चलेगा? नो सर। नो सर। जब एक चीज आपने बनाना शुरू की, सपोज दैट अगर आज नोकिया उठ के, नोकिया के फ्लॉप होने की रीजन क्या थी? नोकिया के फ्लॉप होने की मेजर रीजन ये थी कि दूसरी दुनिया की सारी कंपनियां एंड्रॉयड की तरफ स्विच कर गई, जबकि वो विंडो फोन की तरफ गया और विंडो फोन फ्लॉप हुआ। तो फिर अब वो दोबारा उसने लॉन्च किया, वो ये एंड्रॉयड की तरफ आया है, याद है? लेकिन अगर आप देखो 2001 से लेके 2008-9 के सिनेरियो में नोकिया वन ऑफ द बेस्ट सेलर कंपनी थी इन पाकिस्तान और दुनिया में भी। बट आज कहाँ है नोकिया? समझ आ रही है बात बेटा? यस अगर सर। आप टाइमली कोई प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे जो मार्केट में जिसकी वैल्यू है, तो अगर आप उसको लेट बनाएंगे तो बाद में उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी मार्केट से। यस सर। ओके, समझ आई है ये वाली बात बेटा? यस सर। जी सर। ओके, इसमें अब कोई मसला मेरे ख्याल में तो आ जाना ही चाहिए बेटा आपको। ये सारी चीजें बड़ी अच्छे नहीं से सर, हमने ये हेलो। यस सर। यस सर। ओके बेटा, अब इसको थोड़ा सा इसका ना ओवरव्यू इसका ले लेते हैं नेक्स्ट वाले का। बस थोड़ा सा 7 मिनट रह गए, थोड़ा सर सा लिंक इसका। आ गया 210 का, मैम ने सेंड भी कर दिया। ओके है लैब 2 के साथ। चलो ठीक है बेटा, फिर ये हम नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। कल ओके हम सर। 2 लेक्चर ऐसे ही करना, इसको फिनिश अप करेंगे क्योंकि अटेंडेंस ले लिए बेटा? यस सर। ठीक है, ये आपका शाम वाला लेक्चर था। ठीक है, अपना ख्याल यस रखिएगा। सर। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। कल मैं ये सुनूं भी का बेटा बाय द वे। ठीक है, यस सर। ओके अल्लाह सर। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके बेटा, तो सबको कह दो ज्वाइन कर लें क्लास। और अपना माइक म्यूट कर दो, जिनके पीछे आवाज आ रही है ना बेटा, वो अपना माइक म्यूट करें। बेटा आवाज आ रही है सबको? यस सर, आ रही है। ओके, ऐड हो जाओ यस जल्दी सर, आ से रही सबको। है। ग्रुप में मैसेज कर दो, ग्रुप में मैसेज कर दो बेटा सबको। यस। सही। आ गए हो सब बेटा? सीआर किधर है? सीआर किधर है बेटा? सर अभी आई नहीं। बेटा सीआर नहीं है, जीआर किधर है? यस हेलो सर वो बेटा, सीआर अभी जीआर आ रहा है किधर सर। है? सीआर यस, नहीं आई आपको? एक सेकंड बेटा। बेटा आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। बेटा आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके ओके ओके।
ओके, एक यस सेकंड सर, आ में। रही है। ठीक है, अच्छा लास्ट लेक्चर आपने पढ़ा था? यस यस सर। ओके, क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में हमने? सर, हमने द कोई सॉफ्टवेयर बताएगा? पढ़ा था, उसके बाद सॉफ्टवेयर क्राइसिस पढ़ा था। इसमें डिफरेंट पॉइंट्स थे। ओके, मोहम्मद जमील, मोहम्मद जमील, रोल 19। Yes, sir. What is software crisis? Software. Hello. GR किधर है बेटा? यस सर। क्या नाम है बेटा आपका? सर आवाज बहुत स्लो आ रही। बेटा सर हीरा GR का नाम क्या है? हीरा सर बेटा, जी, ये जिस से मैं सुनता जाऊं और उसको ना आए उसकी अपने एब्सेंट कर आज की क्लास में से। ओके ओके सर। ओके सर। ओके, किससे पूछा था सॉफ्टवेयर क्राइसिस? जमील से। यस सर, वेयर यस इज सर, आवाज जमील? भी सर बहुत स्लो आ रही है आपकी। मुझे बताओ सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या होता है? सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। इसमें साइज होता है, क्वालिटी होती है, कॉस्ट होता है सर। व्हाट इज साइज? सर साइज में सॉफ्टवेयर होता है, नंबर क्राइसिस में ऑफ एमबीज आ जाता है। उसके बाद सर सॉफ्टवेयर का जो साइज होगा वो बड़ा होगा, और जो लोग यूज नहीं करेंगे सर, वो अगर साइज ज्यादा होगा तो एमबीज नहीं मतलब मेमोरी भी ज्यादा लगेगी सर। अगर एमबी ज्यादा होगी तो मतलब मेमोरी भी ज्यादा लगेगी। मुझे आपकी आवाज ही नहीं आ रही बेटा, शायद नेट का इशू फिर हो रहा है। सर ये होता है नंबर ऑफ एमबीज। नंबर ऑफ एमबीज व्हाट बेटा? नंबर ऑफ एमबीज साइज है बस। जी सर। और सर आगे सर बात सुने ना, अब सॉफ्टवेयर का जो साइज होगा वो सर बड़ा जी होगा बोलो। तो लोग यूज नहीं करेंगे। अगर सर अगर सॉफ्टवेयर का बड़ा साइज हो होगा तो उससे क्या? तो सर लोग यूज नहीं करे। बेसिकली सर जो लोग होते हैं वो छोटी चीज की तरफ जाते हैं। मतलब जैसे ना साइज ज्यादा होगा तो मेमोरी भी उसकी ज्यादा लेगा। बेशक फंक्शनैलिटी अच्छी दे तो रहा और सर वो साइज मेमोरी बड़ा भी हो लेगा। तो लोग यूज नहीं करेंगे। जी सर। मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर किसी सॉफ्टवेयर का साइज बहुत बड़ा है लेकिन फंक्शनैलिटी भी ज्यादा दे रहा है वो, तो वो एक जी अच्छी सर। बात है या बुरी बात है? सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। इज इट गुड? बाकी किसी को आवाज आ रही है मुझे मेरी? यस सर, आ रही है। जी सर, आ क्लियर रही आ है। रही है कि नहीं आ रही? सर स्लो आ रही, आवाज क्लियर आ रही लेकिन स्लो आ रही है। स्लो क्या मतलब बेटा? आपको सुनाई दे रही है कि नहीं, बस ये बताओ। सर दे रही क्यों नहीं दे रही सर? तो फिर जवाब दो बेटा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर किसी सॉफ्टवेयर के अंदर उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो बहुत अच्छी है पर साइज भी इंक्रीज होता है, तो वो एक अच्छा सॉफ्टवेयर है कि नहीं, बस ये सर बता अच्छा दो। है, बिल्कुल अच्छा सर। तो ये बोलो ना कि अगर किसी सॉफ्टवेयर का साइज बड़ा है लेकिन वो इनफ फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं कर रहा, तो ये साइज एक बर्डन बन जाएगा और ये सॉफ्टवेयर क्राइसिस है। अंडरस्टैंड? हेलो। जी सर, जी जी सर। रियाज हुसैन, रियाज हुसैन, यस जमील सर। म्यूट कर दो माइक। रियाज हुसैन मुझे ओके बताओ, सर। ये सॉफ्टवेयर क्राइसिस में कॉस्ट का क्या मतलब है? रियाज, सॉफ्टवेयर क्राइसिस में कॉस्ट का क्या मतलब है? सर ये कोर्स का यही मतलब है कि अगर एक मेरे पास सॉफ्टवेयर पहले मेरे पास था तो उसके बाद अगर मैंने एडवांस एक सॉफ्टवेयर सर उसकी ज्यादा ही कॉस्ट, उसको ज्यादा ही डिमांड दी जाएगी उस सॉफ्टवेयर के पहले की तरह। ये तो कोई बात नहीं। किसी को समझ आया जो इसने बताया है? ईमान बेटा, आपको समझ आई है? नो सर। हीरा सर वो अफजल, इस आपको समझ तरह आई है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कॉस्टली होगा इन टर्म्स ऑफ नो सर। डेवलप एंड मनी सर मुझे इन्वॉल्व आपको की आता है। जाएगी समझ सर आई? किसी भी एक। रियाज बेटा, हेलो। ये तो लेना देना भी नहीं है इस चीज का जो आप बोल रहे हो कॉस्ट से। सर मुझे आता इट्स है। सो सिंपल, इट्स सो सिंपल कि अगर किसी सॉफ्टवेयर की कॉस्ट बहुत ज्यादा हुई और वो फंक्शनैलिटीज वो प्रोवाइड ना कर रहा हुआ तो कोई भी उसको बाय नहीं करेगा। बाय नहीं करेगा तो लाइफ साइकिल कम हो जाएगा, सॉफ्टवेयर फ्लॉप हो जाएगा। इट्स सो सिंपल।
सर आप यही पता नहीं क्या घुमाए जा रहे हैं। क्या यही बोला था? नहीं सर, बोला यही नहीं था, मैं तो यही कह रहा था कि सॉफ्टवेयर अगर डेवलपमेंट कॉस्टली है तो वो उस टर्म के लिहाज में नहीं इन्वॉल्व हो जाएगी चीज सर। चलो आप मुझे ये बताओ कि सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट कॉस्टली कैसे हो सकती है? क्या फैक्टर हैं जिसकी वजह से कोई सॉफ्टवेयर की कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है? सर ये अगर फैक्टर कॉस्टली होगी सर, अगर एक मतलब सर मेरे पास जैसे एक मोबाइल की सर हम एक्सेसरीज देखते हैं कि इसकी एमबी सर रैम ज्यादा है, इसकी हर एक चीज, ऐसे एंड्रॉइड आईफोन सर हो गए हमारे पास। अब एक ही चीज हमारे पास 4 GB रैम है, उसकी कॉस्ट भी कम होगी सर। तो एक सॉफ्टवेयर उसकी रैम हर एक चीज ज्यादा होगी तो हीरा बेटा रियाज की एब्सेंट लगा दो। बेटा क्या कर रहे हो तुम? तो हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन बता रहे हो। बेटा सॉफ्टवेयर की कॉस्ट ऐसे इंक्रीज होगी कि अगर हमने जो टीम हायर की है वो कॉस्टली है, अगर हम डेडलाइन पे अपना जो है सॉफ्टवेयर है उसको डिलीवर नहीं कर रहे, ये चीजें इफेक्ट करेंगी बेटा। रैम हार्ड डिस्क इनसे तो ऑफ कोर्स उसकी क्वालिटी भी बढ़ेगी। अगर बड़ी रैम लगाएंगे तो महंगी होगी, कॉस्टली होगा तो क्वालिटी भी बढ़ेगी। ये तो कोई बात ना हुई। आपने पढ़ा नहीं है बिल्कुल भी, गो थ्रू नहीं किया आपने। इजाज अली, जी सर। मुझे बताओ थर्ड जो फैक्टर है डिलेड डिलीवरी, ये कैसे क्राइसिस क्रिएट कर सकता है किसी सॉफ्टवेयर के अंदर? सर अगर हम एक डेडलाइन दी गई है, टाइम दिया गया है, हम उसके तक हम इसको डेवलप नहीं करते या उससे पहले डेवलप करेंगे तो हमें जो है वो उसकी कॉस्टली होगा। अगर हम उस तक डेवलप नहीं करते तो वो मार्केट में हम जो है वो लॉन्च नहीं कर सकते वक्त पर। अगर वक्त पर लॉन्च नहीं करेंगे तो वो जो है वो सॉफ्टवेयर एक क्राइसिस में जाएगा। क्या सर अगर क्राइसिस हम का क्या मतलब? अगर जल्दी बन गया तो जल्दी लॉन्च कर दिया, लेट बन गया तो लेट लॉन्च कर दिया। नहीं सर, क्राइसिस क्या है इसमें? सर इसमें यह है कि अगर हम जो है वो डिलीवरी उसकी जो है टाइम पर नहीं देंगे, अगर उसकी हम मार्केट में जो है वो उसको लॉन्च टाइम पर नहीं करेंगे, अगर हम उसकी डिलीवरी लेट करेंगे तो वो फ्लॉप हो जाएगा। कैसे? क्या रीजन है कि फ्लॉप हो जाएगा? रीजन सर एक है जो हमने, अगर फर्ज करें हम जो ज्यादातर कंपनियां वो एंड्रॉइड की तरफ जा रही हैं, लेकिन हम जो है वो विंडो की तरफ जाएं, लेकिन बाद में फिर हम जो है वो विंडो की तरफ बाकी कंपनियां जो हैं वो उनकी मार्केट में एक नाम होगा, लेकिन जब तक हम वापस आएंगे बेटा एंड्रॉइड इजाज की की तरफ। एब्सेंट लगा दो। ओके एब्सेंट लगा दो। कोई और बताएगा इसको डिलेड डिलीवरी यस को? सर। किसी और को आती है डिलेड डिलीवरी यस वाला सर। जो मैंने डिस्कस किया था? ये पढ़ाओ। यस सर। बोलो फ्री है बेटा। सर जैसा कि हम आवाज आपकी मुझे सॉफ्टवेयर आ बनाते नहीं हैं, रही। हम अपना कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है, लेकिन हम उसे एक हमारे पास एक टाइम है, मतलब हमने 1 मंथ तक उसको कंप्लीट करना है, लेकिन हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाते। वो ही उससे भी बेहतर कोई और मतलब वो वाला सॉफ्टवेयर बनाकर मार्केट में लॉन्च कर देता है, तो फिर हमारा तो किसी काम का ना होगा, क्योंकि उसने हमसे पहले बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बनाकर मार्केट में मतलब लॉन्च वगैरह कर दिया होगा। जैसे नोकिया का मोबाइल आपने बताया था, मतलब टाइमली प्रोडक्ट बनाना हमसे। सर आपको समझ आ रहा है? हेलो हेलो बेटा आवाज आ रही है? यस सर, जी सर अब आ रही है। बताओ आप। सॉरी नेट का कनेक्शन का इशू था। हेलो जी बेटा, डिलेड डिलीवरी की बात कर रहे थे। यस सर। सर जैसा कि हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हमारे पास उसका टाइम है 1 मंथ, ठीक है, तो हम ओके उसको 1 मंथ में कंप्लीट नहीं कर पा रहे, मतलब उसको कंप्लीट नहीं हुआ हमारे पास 1 मंथ में, लेकिन हम जो प्रोडक्ट बना रहे थे ओके सॉफ्टवेयर हमसे भी ज्यादा अच्छा किसी और ने बना दिया है, और वो 1 मंथ से के अंदर अंदर उसने अपलोड मतलब कर दिया है, जी। मतलब मार्केट में वो लॉन्च हो गया है।
तो जी वो है मतलब कि डिले डिलीवरी हम तो उसको डिले कर पाए, लेकिन हमसे भी ज्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है। जैसे कि आपने कहा था, जैसे कि अब नोकिया का मोबाइल है, उसको कोई बिल्कुल। पूछता भी नहीं है, जैसे अब सैमसंग और एप्पल्स वगैरह का आ गया वो। अब उससे ठीक है। लॉस ये हुआ कि जो हमारा प्रोजेक्ट बन रहा था उस पे कॉस्ट तो लगी होगी ना, और मार्केट में उसकी यस डिमांड ही नहीं रही, तो वो बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा। यस सर। ओके नेक्स्ट आज हमने बेटा डिस्कस करना है, नेक्स्ट पे आ जाओ। आज हमने डिस्कस करना है प्रोग्राम वर्सेस सॉफ्टवेयर, और फिर SDLC को पढ़ेंगे। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके बेटा ये इधर से ही होगा, आपको अपने स्क्रीन से जूम करना पड़ेगा। जी सर, अपनी स्क्रीन से जूम कर सकते हैं। अब अपनी स्क्रीन से जूम करें बेटा। ओके पहला जो हमारा पॉइंट है वो है बेटा सॉफ्टवेयर वर्सेस प्रोग्राम या प्रोग्राम वर्सेस सॉफ्टवेयर। व्हाट इज द प्रोग्राम इन कंप्यूटर साइंस? सेट ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। कॉल्ड अ प्रोग्राम, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर क्या होगा? अगर सेट ऑफ सेट ऑफ प्रोग्राम हो तो क्या बन जाएगा? सॉफ्टवेयर। सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है कि एक सॉफ्टवेयर के अंदर मल्टीपल प्रोग्राम्स हो सकते हैं, पर एक प्रोग्राम में सॉफ्टवेयर कोई नहीं होगा। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम एंड सेट ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ओके ये क्लियर है? यस सर। यस यस सर। सर। ओके नेक्स्ट आ गया। अब जब बेटा हम बनाते हैं ना कोई भी सॉफ्टवेयर, इन फॉलो करते हुए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को, तो उसके अंदर प्रोग्राम होता है, प्लस हमारे पास उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, प्लस ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। ये चीजें होती हैं अगर हम प्रॉपर एक फ्लो के थ्रू किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, ठीक है। अच्छा जो हमारे पास प्रोग्राम, ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स प्लस डॉक्यूमेंटेशन प्लस ऑपरेटिंग प्रोसीजर। लेकिन ये हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रेफरेंस से देख रहे हैं। जर्नल अगर हमने देखना हो तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है, बस ये उसके पार्ट हैं जो हम एससी में यूज करते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं हमारे पास? मैनुअल्स होते हैं, डाटा फ्लो डायग्राम होती हैं, फ्लो चार्ट्स होंगे, ER डायग्राम, आइडेंटिटी रिलेशन डायग्राम्स होंगी, फ्लो चार्ट्स होंगे, ठीक है। अगर आपको याद हो जब हमने प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी तो उसमें हम सबसे पहले करते थे एनालाइज द प्रॉब्लम, याद है? डिफाइन द प्रॉब्लम कहते थे, एनालाइज द प्रॉब्लम, देन हम कोडिंग द प्रॉब्लम, और फिर आगे जब हम डिजाइनिंग द प्रॉब्लम कर रहे होते थे तो उसके अंदर हम दो चीजें लेके आते थे, एक सूडो कोड, एक फ्लो चार्ट, याद है? सूडो कोड में हम कहते थे ह्यूमन लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर हम क्या करेंगे? अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और जो हमारे पास फ्लो चार्ट होता था वो थी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम, या किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को पिक्चर्स के फॉर्म में को यूज करते हुए हम शो करते थे, याद है? यस सर। तो अगर ये आपको याद डॉक्यूमेंटेशन हो, में आता है। नहीं बेटा अभी किसी चीज में नहीं आ रहा, ये हम जर्नल डिस्कशन कर रहे हैं। अभी इसको छोड़ दो, जो डायग्राम है ना इसको छोड़ दो। अभी सिर्फ समझने की कोशिश करो कि हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए हमें किन स्टेप्स से गुजरना पड़ता है, वो वाले, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर तो स्मॉलेस्ट यूनिट, प्रोग्राम तो स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसके लिए हमें इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सॉफ्टवेयर जो मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेंथी होते हैं, उनके लिए हम सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था जब हम किसी का फ्लो चार्ट या सूडो कोड बना लेते हैं तो 80% हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब जस्ट हमने उस सॉल्यूशन को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, याद है ये बात? ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि जब कोई हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर किन चीजों पे होता है मुश्तमिल? एक प्रोग्राम होगा, डॉक्यूमेंटेशन होंगी, और ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। ओके प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या होते हैं? वो सारा प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू हमने किसी सॉफ्टवेयर को बनाया है थ्योरेटिकल फॉर्म में। जैसे आपके दोस्त जितने भी हैं 8th सेमेस्टर वाले, उन्होंने अभी अभी ना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया है, तो उन्होंने अपना प्रोजेक्ट तो किया ही किया है, उसके साथ उन्होंने अपनी डॉक्यूमेंटेशन भी जमा करवाई। डॉक्यूमेंटेशन में उन्होंने फ्लो चार्ट, सूडो कोड, ER डायग्राम, एक्सप्लेनेशन, अपने प्रोजेक्ट्स की तस्वीरें, वो सारा कुछ अटैच करके एक्सप्लेन किया है कि हमने ये कैसे बनाया है। समझ जाइए ये बात? जी सर।
तो सर हमारा दोबारा सॉफ्टवेयर, रिपीट कर दे। बेटा मैं सर ये कह रहा दोबारा हूँ, रिपीट कर दें, वो नेट का इशू हो गया था। ओके बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी हम कोई है, नहीं मुझे तो सुनाई नहीं। हाँ 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 बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है ना, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर कैसे बनाया जाएगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रूल्स को फॉलो करते हुए, ठीक है। सर ओके, अब वो कहते हैं कि जो कोई सॉफ्टवेयर है ना वो 3 चीजों पे मुश्तमिल होता है, एक प्रोग्राम, एक डॉक्यूमेंटेशन, एक ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये समझ आइए। यस सर। जी यस सर। सर। अब वो ये कह रहा है कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग में पढ़ाया था कि किसी भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले किन पोर्शन से गुजरना पड़ता है या कौन से स्टेप्स हमने फॉलो करने होते हैं। ओके, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, डिफाइन द प्रॉब्लम, देन आता था एनालाइज द प्रॉब्लम, देन कोड द प्रॉब्लम, इस तरह याद है। यस सर। यस सर। ठीक है, अब वही हम सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए सॉफ्टवेयर बनाएंगे। अब उसमें एक नई चीज ऐड हुई है, वो क्या है, डॉक्यूमेंटेशन। मैं ये बता रहा हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हम क्या क्या चीजें ऐड करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में हम क्या ऐड करते हैं, एक तो हम अपने फ्लो चार्ट सूडो कोड ऐड करेंगे, ठीक है, हम अपने ईआर डायग्राम ऐड करेंगे, हम अपने एट्रीब्यूट, आइडेंटिटी, रिलेशनशिप, डाटा फ्लो डायग्राम। मैं ये बता रहा हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन में चीजें क्या हों। अब समझ आइए। यस सर। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। सर इसकी एक एग्जांपल ये भी हो सकती है ना, जैसे कि मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, जैसे कोई रेसिपी है खाने वगैरह की, तो उसके ऊपर जो मटेरियल रिक्वायर्ड होता है। सपोज दैट क्या मैं कहता हूँ कि जी क्या नाम है आपका, कोई नाम बताओ मुझे। कौन बात कर रहा था अभी, वो नाम फरीहा। क्या? सर फरीहा। अब सपोज दैट फरीहा ने मुझे कहा कि जी मुझे ना एक सॉफ्टवेयर बनाना है जो ना जीपीए कैलकुलेट करे, ठीक है। यस सर। आप वो क्या है, जीपीए कैलकुलेट करने वाला ये सॉफ्टवेयर है, यानी कि ये वाली चीज। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें मुझे आपको देनी होगी, इसके अंदर क्या होगा, प्रोग्राम होंगे जो ये वाली चीज है, इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन मुझे देनी होगी आपको, ये वाली चीज, और ऑपरेटिंग प्रोसीजर देने होंगे, ये वाली चीज। यहाँ तक समझ आई है। अगर ये मैं सारी चीजें दूंगा तो ये एक बन जाएगा जीपीए कैलकुलेट करने वाला सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब मुझे ये काम करने के लिए सबसे पहले फरीहा से सारी रिक्वायरमेंट चाहिए कि कितने सब्जेक्ट्स हैं, हर सब्जेक्ट में कितने पे ए बनता है, कितने पे बी बनता है, कितने पे सी, कितने पे डी, कितने पे एफ, ठीक है। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं, ये बेसिक रिक्वायरमेंट मैं फरीहा से ले लूंगा, ठीक है। ये मेरा हो गया क्या, एनालाइज द प्रॉब्लम, ठीक है। जब मैंने ये समझ लिया तो अब जीपीए कैलकुलेट कैसे होती है, सबसे पहले हम सम करते हैं जितने भी मार्क्स हो हमारे, फिर उसकी एवरेज निकालते हैं और फिर जीपीए का फार्मूला लगाते हैं। अब मैं बना लूंगा सूडो कोड फ्लो चार्ट, यानी कि मैं क्या कर लूंगा, डिजाइन द प्रॉब्लम कर लूंगा, ठीक है। जब ये कर लिया तो मेरी डिजाइनिंग हो गई। जब मैंने सूडो कोड फ्लो चार्ट बना लिया तब क्या होगा, मैं उसको कोडिंग करने जाऊंगा। जब मैंने डिजाइनिंग कर ली तो मैं उसकी कोडिंग करूंगा, कोडिंग करके मेरे पास सॉफ्टवेयर बन जाएगा। सॉफ्टवेयर बना तो मैं उसकी करूंगा टेस्टिंग। टेस्टिंग करने के लिए मैं इसको फरीहा को दे दूंगा, भाई आप चेक कर लो, अगर ये सही है तो आप मुझे बता दो, मैं आपको इसका फाइनल एग्जीक्यूटेबल फाइल दे देता हूँ। अगर उसको सारी चीजें पसंद आ गई तो मैं फाइनल में उसको एग्जी बना के दे दूंगा। ये जो सारे स्टेप्स है ना, ये सारे, इनको मैं अपनी ह्यूमन लैंग्वेज में लिख के एक डॉक्यूमेंटेशन बना दूँ। बेटा ये जो लाइनें लगा रहा है ना, मुझे पता लग जाएगा एक दफा देखने में, बहुत बुरी करूंगा मैं। आप समझ आइए बेटा इसकी। यस सर। जी सर। सर
नंबर 10 काउंट कर रहा हूँ, ये लाइन अरेज हो जानी चाहिए। दूसरी भी, फर्स्ट वन भी। बेटा मुझे मजबूर ना करो, मैं सख्ती से, हाँ नहीं तो ऑप्शन ये तरबियत हुई है आपके घरों में कि मुझे ऑप्शन यूज करने पड़े। शर्म नहीं आती। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोग्राम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। ये सबको पता है, बिफोर कंपाइलेशन जो आप कोड लिखते हो वो हमारा सोर्स कोड होता है, और आफ्टर कंपाइलेशन जो हमें एरर रिमूव होके कोड मिलता है वो हमारा ऑब्जेक्ट कोड होता है, जिसको हम एग्जीक्यूटेबल कोड भी कहते हैं। क्लियर है? प्रोग्राम जो हमारा कंपाइल, जैसे आपने कोई प्रोग्राम लिखा 2+2 को ऐड करने का, तो जैसे ही आप उसको रन और कंपाइल करते हो तो बिफोर कंपाइलेशन जो आपका कोड है वो क्या है? सोर्स कोड, और आफ्टर कंपाइलेशन जो कोड होगा उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, ये वाली समझ आ गई? सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड वाली ये लाइन। यस सर। ओके, ये मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या क्या चीजें होंगी। अब हम आ जाते हैं इस डायग्राम। सर सोर्स कोड क्या है? हम इनपुट लेते हैं सर? नहीं बेटा, आपने कोड लिखा, मैंने कहा आप ना दो इंटीजर को सम करने का कोड लिखो, तो आप कहोगे हेडर फाइल लोगे इंट ए, इंट बी, इंट सी, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, प्रिंट एफ। ये जो आपने कोड लिखा है ये सोर्स कोड है। ठीक है, फिर आप क्या करोगे? इसको रन एंड कंपाइल करोगे। ठीक है, जैसे ही आप उसको रन और कंपाइल करोगे, अब आप जो ये कोड बना है, जो आया है एरर्स को रिमूव करके, ये आपका ऑब्जेक्ट कोड हो। अब समझ आइए? ओके सर। ओके, नेक्स्ट हम आ गए इस डायग्राम पे। ये डायग्राम हमने अब समझनी है कि डॉक्यूमेंटेशन किस तरह बनाई जाती है। ये हमारा डॉक्यूमेंटेशन है। ओके, ये जो मैंने हाईलाइट किया। अब डॉक्यूमेंटेशन के आगे 4 फेज हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? कोई पढ़ के सुनाएगा मुझे ये क्या लिखा हुआ है? एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन। एनालिसिस या स्पेसिफिकेशन। ठीक है, स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या क्या, जैसे अगर मैं कहूँ आईफोन 11 है, इसकी अगर मैं किसी से पूछूं स्पेसिफिकेशन क्या है, तो आप कहोगे सर इसका इतने मेगापिक्सल कैमरा है, इतनी स्टोरेज स्पेस है, इतनी स्क्रीन है, इतना प्रोसेसर है, इतनी इसकी बैटरी है। ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके स्पेक्स हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह किसी भी प्रोजेक्ट की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो हमने मीट करनी है, जो क्लाइंट को चाहिए, वो हमारी किसके अंदर आ जाएंगी? एनालिसिस या स्पेसिफिकेशन के अंदर। समझ आइए? यस सर। रिक्वायरमेंट्स कह लो, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। रिक्वायरमेंट करने के बाद हम डिजाइन करते होते हैं सोल्यूशन, जिसमें फ्लो चार्ट और सूडो कोड आता है। तो डिजाइन के अंदर हमारा फ्लो चार्ट और ईआर मॉडल, जिसमें हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, बट उसकी कोडिंग नहीं करते, ह्यूमन लैंग्वेज में सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये समझ आइए? सर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, सिर्फ कोडिंग नहीं करते सर इसमें? हाँ बेटा, जो फ्लो चार्ट और सूडो कोड नहीं बना लेते होते थे, यस सर, वो वाला काम कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड हमारे पास आ गया। अब जब हमें आ रहा, ये भी ठीक हो गया, रिक्वायरमेंट मिली, रिक्वायरमेंट की बेस पे सोल्यूशन बना लिया। अब हम आ जाएंगे उसको इम्प्लीमेंट करने या कोड करने पे। ये देखो लिखा हुआ है सोर्स कोड। इसने ऑब्जेक्ट कोड यहाँ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अभी हमने सिर्फ इसकी कोडिंग की है, अभी हमने इसको कन्वर्ट नहीं किया। ठीक है, तो सोर्स कोड लिख लिया ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जब हमने इसको कोड कर लिया तो हमने इसका एग्जी फाइल बना ली। एग्जी फाइल बनाने के बाद ये इम्प्लीमेंटेशन हो गई। आखिरी फेज आ जाता है टेस्टिंग। टेस्टिंग में हम क्या करते हैं? उसको चला के देखते हैं या क्लाइंट को डिलीवर करके देते हैं। अगर उसमें गलतियां हो तो फिर हम वापस जाके ठीक करेंगे। अगर गलतियां नहीं है तो हम क्या कर देंगे? टेस्ट के रिजल्ट शो कर देंगे। अब समझ आइए इसकी चारों की? यस जी सर। यस सर। इसमें कोई कंफ्यूजन हो बेटा? नो सर। यस सर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। Okay, the next one is
ऑपरेटिंग प्रोसीजर वो जो आपकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है, ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सेट अप एंड यूज द सॉफ्टवेयर सिस्टम, जो हम बताते हैं, एक तरह का मैनुअल होता है जिसमें सारा कुछ लिखा होता है कि किन किन चीजों को यूज करते हुए आप सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो, जिस तरह का एक मैनुअल होता है, जैसे गाइडलाइन भी दे दी जाती वो वाली बेटा, ठीक है। उसमें ऑपरेटिंग मैनुअल होता है और यूजर मैनुअल के ऑपरेटिंग जो आपकी मशीनरी है वो कैसे काम करेगी और आप मैनुअली किन चीजों को कंट्रोल कर सकते हो। ये इतना कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, मेजर जो डायग्राम है वो ये वाली है बेटा, ठीक है। हेलो, यस सर। इसमें देखो ऑपरेटिंग मैनुअल में सिस्टम ओवरव्यू के ओवरऑल सिस्टम क्या क्या काम करेगा, रेफरेंस मटेरियल का मतलब है कि कहाँ कहाँ से डाटा लेके इसको बनाया गया है, और बिगिनर्स गाइड के कोई नया यूजर है, आप जब कोई मोबाइल फोन वगैरह परचेज करते हो तो उसके साथ एक वाइट कॉपी सी नहीं मिलती है आपको जिसपे इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, ये वो वाला है बेटा, समझ आइए अब। वैसे आप यूजर मैनुअल को यूज करते हो जब आप कोई चीज परचेज करते हो, उसके साथ आपको इंस्ट्रक्शन की गाइडलाइन मिलती है। जैसे आपने एडमिशन लिया होगा तो प्रॉस्पेक्टस में सिर्फ आपके काम का तो फॉर्म था, बाकी भी तो आपको मिली होगी ना, इतनी बड़ी बुक सी, तो वो एक मैनुअल था। यस सर। ओके, यस सर। आगे हमारे पास है STLC, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पूरा। यहाँ तक आज के लेक्चर में किसी को समझ नहीं आई हो तो कोई? हेलो, यस सर। यस सर। अटेंडेंस हो गई है बेटा, अटेंडेंस हो गई है सबकी? यस सर। सर ओके आज बेटा, कल के शेयर कर दीजिएगा। क्या कहा बेटा? सर आज के नोट्स शेयर कर दीजिएगा जो आज हमने पढ़ाए किए हुए हैं, ये मैंने किए हुए हैं मेरे ख्याल में क्लास में बेटा। सर नहीं, सॉफ्टवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर क्राइसिस सर किए हैं आपने, लास्ट टाइम किए हैं आपने सर? किए हुए हैं बेटा, ये मैंने ध्यान से कल किए देखो थे जाके आपने, मेरे। कल लेक्चर से ठीक पहले है, किए थे। नेक्स्ट लेक्चर में क्विज भी होगा इस सारे का जितना हमने पढ़ा है, ठीक है। ओके सर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बेटा सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। कौन कहते हैं? सर आवाज कट कट के आ रही है आपकी। नहीं, आवाज नहीं आ रही। नेट ही नहीं आ रहा, मैं जा रहा हूँ, बस 2 मिनट दो मुझे। सीआर जी, ये हर जगह ऐसे ही करते हैं। ये साइवल जा रहा होगा कहीं। ये सीआर ये मस्तियां गा रहा है, मस्तियां गा रहा है भाई ये। अच्छा चुप कर जा, बोला रिकॉर्ड। सीआर तुम्हें मैथ का समझ आ रहा है, वो जो आगे मैम ने प्रॉब्लम करवाया था? ये तो इजी है मैथ एनालिसिस तो, वाला ये कौन सी मुश्किल है? तुमने नोट किया है ये वाला क्वेश्चन साथ साथ? नहीं कल वाला किया था, क्या आज वाला मुश्किल है किया मुझे क्योंकि बताओ, मैं सेम ही सॉल्व था। कर। अगर जब नीट कर लो तो उसकी पिक सेंड कर देना। ओके रियाज पिक्चर सेंड कर दो जल्दी से। आवाज आ रही है अब? यस सर अब आ रही है। सर मेरे काम यहाँ की थी। मीटिंग हो रही है। ओके, सर नहीं, क्लास अब वर्क आवाज, का था वो काम। ओके ओके बेटा, ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है।
तो मैं शेयर स्क्रीन करता हूँ। अब आवाज सर वो क्लियर है जो बेटा? यस सर सर अब जी बेटा clear है। पूछो। सर ये जो जैज सर की इसको जी सिम के बेटा बारे में क्या कह रहे हैं, पूछना चाह रहे थे? सर ये जो जैज की सिम के बारे में कह रहे हैं वो यूज करते हैं? जैज की सिम सर वो अकाउंट के रिलेटेड उनके मोबलिंग के कि अकाउंट। जैज की सिम मिलेगी? नहीं नहीं सर फिर और क्या? सर पता नहीं उन्होंने कोई टैक्स नहीं दिए, शायद उस वजह से बंद होने का है कह रहे हैं। लेकिन सर वो कल मैंने से मेरे बेटा टिकट का कुछ नहीं, प्रॉब्लम हो रहा है, क्लासेस मेरी ना ज्वाइन मतलब ज्वाइन नहीं हो रही, डिफेक्ट हो रही है। डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। चलो अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके सर। हमने एसडी कहाँ तक पढ़ा था लास्ट लेक्चर में? सर हमने ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स पढ़ लिया था सर। STLC सर हम पढ़ना है ऑपरेटिंग सबसे ये आगे। प्रोसीजर समझ आ गए थे? ऑपरेटिंग यस प्रोसीजर सर। समझ आ गए थे? ओके यस सर। आज यस सर। आज हम ये नोट्स कंप्लीट कर लेंगे। एसडीएलसी का पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ओके तो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट में भी डिस्कस किया था कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का तो नहीं डिस्कस किया था, लेकिन मैंने कहा था कि एक प्रॉपर साइकिल होता है जिसके थ्रू हमने सॉफ्टवेयर बनाना है। और इस साइकिल में मैंने ये कहा था कि ये लार्ज प्रोजेक्ट के लिए हमें SDLC करना पड़ेगा, लेकिन स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए SC करने की जरूरत नहीं है। बेटा माइक म्यूट कर दो जिसकी आवाज आ रही है। कौन है ये? बेटा मुश्किल से कनेक्ट होता है, फिर कोई लगा होता है आप में से, क्या मसला है? ओके ओके अब एक दो बच्चे ना अनम्यूट करके रखो जिनके पीछे आवाज नहीं आ रही, ताकि रिस्पॉन्स आता रहे आप लोगों का। ओके ओके तो अब सबसे पहले SDLC का हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये बार बार हमने डिस्कस किया है कि एक चेन ऑफ रोज होगी डिफरेंट स्टेप्स की, जिसके थ्रू हम किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले इसमें हमने कहा था कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगी, रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद हम क्या करेंगे? प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग के बाद डिजाइनिंग करेंगे, डिजाइनिंग के बाद कोडिंग करेंगे, कोडिंग के बाद टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग के बाद डिप्लॉयमेंट करेंगे। यस याद सर। है? आज उन्हीं स्टेप्स को हम लास्ट टाइम डिस्कस करेंगे SDLC के अंदर, और फिर ये जो SDLC वाला टॉपिक है ये क्लोज हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट कुछ और पढ़ेंगे जो हमारा कोर्स कंटेंट होगा। ओके तो वो हमें ये भी पता है कि हमें SDLC की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की ज़रूरत इसलिए पड़ती है जब हम कोई अच्छी क्वालिटी का सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो जिसकी कॉस्ट मिनिमम हो, ठीक है, और जिसकी क्वालिटी मैक्सिमम हो, टाइमली डिलीवरी करना चाहते हो, मिनिमम रिसोर्सेज के साथ करना चाहते हो, तब हमें SDLC की ज़रूरत पड़ती है। वो जो सारे एडवांटेजेस हमने SC के देखे थे। ठीक है बेटा? यस सर। हेलो, तो समझ आई है ये वाली बात क्या कह रहा हूँ मैं? और हमने कहा था कि हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डिफरेंट फेजेस में डिवाइड कर देंगे और हर फेज के कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट पे चलेंगे। हमने मॉडल भी पढ़ा था कि एक वाटरफॉल मॉडल होता है, एक इंक्रीमेंटल मॉडल होता है, याद है? यस सर। यस यस सर। सर। ईच फेज में हम कुछ ना कुछ करते जाएंगे, याद है? तो अब आज हम इसके जो टॉपिक्स हैं उनको डिटेल में कवर कर लेते हैं, देन हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके ओके सर। चलो, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के डिफरेंट फेजेस हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है, सबसे पहला फेज होता है रिक्वायरमेंट वाला, ठीक है। देन डिफाइनिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस, ठीक है। ये पोर्शन है, ये ऐसे फ्लो चलता है। यस सर। ओके तो सबसे पहले हमारा व्हाट इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस। मुझे एक बात बताओ, अगर आपने किसी से कोई सॉफ्टवेयर बनवाना है और आपने बेसिक रिक्वायरमेंट गलत बता दी, लेकिन उसके बाद सारा कुछ बेस्ट करते रहे, आपने प्लानिंग भी अच्छे से की, डिजाइनिंग भी अच्छे से की, डिप्लॉयमेंट भी अच्छे से की, तो क्या आपका सॉफ्टवेयर अच्छा होगा, सही नो बनेगा? सर। क्यों नहीं सर बनेगा, क्या वजह? सर रिक्वायरमेंट्स उसने दी हैं, यूजर्स ने, वो तो सही होगा जो उसने दे दी है। टेस्ट उसकी गलत आ रही है तो फिर वो जी बेटा, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही जब उसने गलत दे दी तो बाद में अगर सब कुछ करते रहे फिर भी कोई फायदा नहीं होगा।
दैट्स वाई मैं ये कह रहा हूँ कि जो SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का हर फेज यानी कि हर स्टेज बिल्कुल करेक्ट होनी जरूरी है, देन ही फाइनल जो प्रोडक्ट है वो अच्छा बनेगा। सर ये तो अंडरस्टैंड? फिर ऐसे होगा सर, जैसे हमने वाटरफॉल मॉडल में पढ़ा था सर, कि अगर जब तक एक फेज हम कंप्लीट नहीं कर ले तो दूसरा फेज स्टार्ट नहीं कर सकते सर। नहीं बेटा, सर तो फिर ये कंप्लीट कर मैं बताता हूँ रियाज बेटा, ये जो है ना SDLC, सपोज दैट तुम्हारा कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है वो तो हम सारे का एक ही दफा बना देंगे, ठीक है, पूरे प्रोजेक्ट का। उसके अंदर होंगे अब छोटे क्या है, तो अगर तुम जो नेपाल मॉडल में, तो उसका मतलब ये है कि जब ये मॉड्यूल बन जाए, ये बन जाए, ये बन जाए, ये बन जाए, तब इन सबको इकट्ठा कर लो, तब इसको टेस्ट करो। और इंक्रीमेंटल हमें ये कहता था जैसे ये बने इसको अलग टेस्ट करो, इसको अलग टेस्ट करो, इसको अलग टेस्ट करो, इसको अलग टेस्ट करो, फिर इन सबको कंबाइन कर दफा फिर टेस्ट करो। SDLC तो ये काम होने से पहले ही हो चुका होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। हाँ, प्लानिंग करने के बाद हमने सोचना है कि इस पे वाटरफॉल लगाऊं या इंक्रीमेंटल लगाऊं। अंडरस्टैंड? हाँ, टेस्टिंग फेज में हम अप्लाई करेंगे कि हमने वाटरफॉल लगाना है या इंक्रीमेंटल। बाकी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल दोनों का सेम होगा। मॉडल कौन सा चूज करते हैं वो डिपेंड करता है। पहले हम क्या करेंगे, हमने मॉडल चूज कर लिया कि हमने मॉडल जाना है वाटरफॉल मॉडल के तहत या इंक्रीमेंटल मॉडल के तहत। अब जब हमने ये चूज किया, उसके बाद SDLC को इम्प्लीमेंट करेंगे कि किस तरह जाना है। अगर तो हमारा मॉड्यूल बाय मॉड्यूल जाना है तो हम फौरन ही टेस्टिंग कर लेंगे, और अगर हमने वाटरफॉल चूज किया है तो फिर सारे को कंप्लीट करके जैसे रियाज कह रहा है वैसे करेंगे, लेकिन SDLC जरूर करना है। क्लियर हुआ ये वाली बात? यस सर। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा फेज आया है? प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट। यस सर। जूम कर लें थोड़ा सा। यस सर, आ रहा है। आवाज आ रही है बेटा? यस सर, आ रही है। जूम कर लें सर जी। जूम यस सर। जूम बेटा आपको अपनी स्क्रीन से करना पड़ेगा, मैं नहीं कर सकता, आपको अपनी स्क्रीन से करना पड़ेगा जूम। आप अपने उससे स्क्रीन से जूम कर लें, हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो सबसे पहले मेरी स्टेज है प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस में मैंने क्या करना है, बेसिक सा काम करना है कि मैंने यूजर से रिक्वायरमेंट गैदर करनी है कि क्या क्या वो बनवाना चाहता है मुझसे, ठीक है, और उस रिक्वायरमेंट को मैंने एनालाइज करना है, यानी कि समझना है कि असल में वो चाह क्या रहा है। GR बेटा और CR बच्चे अटेंडेंस लगा लो। अच्छा, तो यस सर, लगा दिए। प्लानिंग, ओके बेटा, इसमें इसने एक एग्जांपल दी है, a client wants to have an application which concern money transaction, कि वो एक एप्लीकेशन बनाना चाहता है जिसमें मनी ट्रांसफर होगी। इन दिस मेथड द रिक्वायरमेंट हैज टू बी प्रिसाइज लाइक व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन विल यू डू। सपोज दैट वो कहता है कि एक सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता है क्लाइंट जिसमें वो पैसों की ट्रांजेक्शन करेगा। अब ना उस बेचारे ने हमें ये बताया कि ना एक ट्रांजेक्शन पे 100 रुपया ट्रांजेक्शन हो, लेकिन हमसे गलती हुई और हमने 100 की जगह 1000 कर दिया, एक जीरो ऐड हो जाती है हर दफा। तो जब मैं 100 की ट्रांजेक्शन करूंगा तो कितनी हो जाएगी? 1000 की। 1000, और जब 1000 की करूंगा तो 10,000 की हो जाएगी, 10,000 की करूंगा तो 1 लाख की हो जाएगी। आप इमेजिन करो कि कितना बड़ा ब्लंडर लग जाएगा ये, सिर्फ रिक्वायरमेंट की गैदरिंग गलत करने से, ठीक है। तो जो हमारा प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस वाला फेज है, इसमें हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं करेक्ट तरीके से और फिर उनको एनालाइज करते हैं। ओके, और एनालाइज करके हम बनाते हैं SRS सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करके प्लान करके हम क्या बनाते हैं, SRS। ये याद रखिएगा, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। ओके, यस समझ जाइए। यस सर। सर ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन क्या करेगा मतलब इसके अंदर बेटा हम डिफाइन कर देंगे कि यूजर ने, जिसने हमसे सॉफ्टवेयर बनाना था, उसने ये रिक्वायरमेंट दी है
और उसमें हमने एक्सप्लेन कर देना है कि इन रिक्वायरमेंट्स का ये मतलब है। ओके सर। ये देखो, वंस द रिक्वायरमेंट इज अंडरस्टूड, के जैसे हमें रिक्वायरमेंट समझ आ गई, SRS डॉक्यूमेंट इज क्रिएटेड, SRS डॉक्यूमेंट दे दिया। वो SRS डॉक्यूमेंट सारे डेवलपर्स को दे दिया जाएगा कि ये जी रिक्वायरमेंट है और तुमने ये बना के हमें देना है। समझ आई ये बात अब? जी सर। यस। सपोज दैट एक प्रोजेक्ट में डेवलपर अलग बैठे होते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग वाले अलग बैठे होते हैं, HRM वाले अलग बैठे होते हैं। जैसे आपके एडमिशन हो रहे हैं तो एडमिशन वालों ने एडमिशन करके और बच्चों को हवाले कर दिया डिपार्टमेंट्स के कि जी अब आपने संभालना इनको, ये CS के हैं, ये BBA के हैं, ये केमिस्ट्री के हैं, ये फिजिक्स के हैं, ये फूड के हैं। ऐसे ही जो मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं उन्होंने रिक्वायरमेंट गैदर की, उनको समझा, उनकी SRS बनाई और SRS बना के किसको दे दी? डेवलपर्स को दे दी कि ये क्लाइंट को चाहिए, आप ये बना के दे दो हमें। ओके सर। समझ आइए? यस सर। यस सर। ओके, द सेकंड, नेक्स्ट आ गया हमारे पास सेकंड फेज आ गया, डिफाइनिंग द रिक्वायरमेंट। अब क्या हो गया, जो डेवलपर्स हैं वो अपने लिहाज से रिक्वायरमेंट्स को समझना शुरू करेंगे कि उन्होंने तो दे दी उसको, अब वो डिफाइन करेंगे SRS के थ्रू कि हमने असल में बनाना क्या है। उसका एक साइकिल बना लेंगे, कंस्ट्रक्ट एंड डेवलप ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल, के होना क्या है असल में, उनको क्या समझ आई है, वो अपने माइंड के लिहाज से उसकी वो कर लेंगे, अंडरस्टैंडिंग बना लेंगे, डिफाइन कर लेंगे, एक्सप्लेन कर लेंगे। जब उन्हें प्रॉब्लम समझ आ गई कि असल में बनाना क्या है, जो कि डिफाइनिंग की स्टेज है, देन वो तीसरी स्टेज के अंदर जो तीसरी स्टेज है जिसमें डिजाइनिंग द सॉफ्टवेयर है, इसमें वो क्या करेंगे बेटा, सूडोकोड और फ्लो चार्ट बना के उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ लेंगे। सूडोकोड और फ्लो चार्ट किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं? नो सर, ये डिजाइन बताएगा कोई? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं होते, ह्यूमन लाइक लैंग्वेज में होते हैं, जस्ट के अंडरस्टैंड करने के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट फेज आ जाती है, डेवलपिंग द प्रोजेक्ट। इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो हमने सूडो कोड और फ्लो चार्ट बनाया है उससे हमें ये पता चल जाता है कि मेरा प्रोजेक्ट सही जा रहा है या गलत जा रहा है, क्योंकि हम आउटपुट निकाल के देख लेते हैं, फ्लो चार्ट को रन करके देख लेते हैं बाई हैंड। फिर हम उस फ्लो चार्ट को कन्वर्ट कर देते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, किसी टूल को यूज करते हुए। वो स्टेज हमारी कौन सी है? डेवलपिंग द प्रोजेक्ट। अंडरस्टैंड? डेवलपिंग द प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसकी कोडिंग कर लेते हैं। समझ आइए ये वाली बात बेटा? यस सर। ओके, जब हमने वो बना लिया तो हम उसको क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे कि जो रिक्वायरमेंट्स हमें मिली थी, SRS मिला था, SRS मिला था, वो किस स्टेज में मिला था? सपोज दैट हमें पहली स्टेज में SRS मिला था रिक्वायरमेंट्स वाले में, तो हम टेस्टिंग फेज में SRS की रिक्वायरमेंट्स को अपने जो हमने प्रोजेक्ट बनाया है उसके साथ मैच करेंगे कि जो हमें बंदे ने बनाने को कहा था, क्या हमने वही बनाया है या कुछ और बना दिया, क्या जो रिक्वायरमेंट उसने कही थी वो फुलफिल करता है मेरा प्रोजेक्ट के नहीं। समझ आई? अगर वो उन प्रोजेक्ट पे फुलफिल होता है, पूरा उतरता है, तो हम उसको किस में ले जाएंगे? डिप्लॉयमेंट की स्टेज में। डिप्लॉयमेंट का मतलब है कि हम वो प्रोजेक्ट उसको डिलीवर कर देंगे। अगर वो हार्डवेयर वाला प्रोजेक्ट है तो उसको जाके लगा के आएंगे, अगर सॉफ्टवेयर डिलीवरी करनी है तो सॉफ्टवेयर डिलीवर कर देंगे। ओके, यस। डिप्लॉयड का यहाँ मतलब यह है कि सपोज दैट अगर एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर बेस है, जैसे ATM मशीन है, तो हमें जाके लगा के आनी पड़ेगी ATM मशीन, तो इसको क्या कहेंगे? डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट के बाद अगर लगाने के बाद उसमें कोई गलतियां या कोई एरर या कोई अपग्रेडेशन चाहिए हो तो उसको हम क्या कहते हैं? मेंटेनेंस। जो लास्ट स्टेज है, लास्ट स्टेज क्या है? मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के अंदर जो अगर कोई चेंजेस रिक्वायर्ड हुए वो चेंजेस करके देते हैं हम। अंडरस्टैंड? समझ आइए बेटा? यस सर। यस सर। अब इसमें मुझे बताओ क्या चीज आपको समझ नहीं आई? मेंटेनेंस का मतलब ये है, सपोज दैट क्या होता है कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज है ना जो लाहौर के, वो क्या करते हैं, अमेरिका या किसी और दुनिया के किसी और कंट्री के ना
रेलवे स्टेशन, मेडिकल स्टोर या इनका बैक एंड मैनेज कर रहे हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो भी डेली की अपग्रेडेशन आती है, वो दैट कोई जर्नल स्टोर है, कोई नई मेडिसिन आई है, कोई नया प्रोडक्ट आया, उसको सिस्टम में ऐड करना निकालना, तो वो सारा काम किसकी जिम्मेदारी होती है? मेंटेनेंस वाली की। वो कंपनी जिसने ये सॉफ्टवेयर बनाया होता है। जब भी कोई बड़ी कंपनियां सॉफ्टवेयर बनवाती हैं ना, तो वो सॉफ्टवेयर हाउस को पाबंद करती हैं कि अगर 10 साल 15 साल या 20 साल हमारा सॉफ्टवेयर तुम ही करोगे, मेंटेन भी तुम ही करोगे। अगर एटीएम खराब होती है तो वो बैंक वाले ठीक नहीं करते, वो सॉफ्टवेयर हाउस ठीक करता है जिसने वो सॉफ्टवेयर बनाया होगा। ठीक है, और मेंटेनेंस की कॉस्ट होती है अलग से। मुझे बताया इसमें कोई चीज समझ ना आई हो आप लोगों को? आ गई सारा को समझ आ गई? जी। यस सर। सर ये सूडो कोड और फ्लो चार्ट ये डिजाइन में था? सूडो कोड और फ्लो चार्ट डिजाइनिंग में है बेटा, उसमें कोडिंग नहीं होती। सर ये डेवलपमेंट इसमें क्या था? डेवलपमेंट के अंदर बेटा कोडिंग करेंगे, कोडिंग किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे उसको। सपोज हम कहें जावा में बनाना है या C++, C#, किसी में भी। ओके ओके सर। इसमें अब कोई मसला है तो मुझे बताओ। नो सर। ये तीनों लेक्चर समझ आ गए तुम लोगों को? एससी के 3 लेक्चर हो गए हमारे। हम तो पढ़ भी बहुत थोड़ा थोड़ा रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपका क्विज होगा बेटा, ठीक है? ओके सर। तीनों का। और नेक्स्ट हम SPLC को नहीं ये आप पूरी स्लाइड क्या बेटा? या जितना आपने पढ़ा गया सारा, हाँ 3 लेक्चर हुए ना, तीनों लेक्चर्स के। ठीक है बेटा। सर इन तीनों लेक्चर का क्या करना है? बेटा 3 लेक्चर पढ़े हैं ना हमने अभी तक, तो 3 लेक्चर्स का क्विज होगा। ओके सर। सर वो आपने सुनना है ना? जी बेटा, क्विज का मतलब सुनना ही है, रिटर्न में नहीं। इधर रिटर्न में कैसे हो सकता है, सुनोएगा? या मैं गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दूंगा क्विज, देखूंगा मैं जैसे भी करूं, लेकिन क्विज जरूर होगा आपका। ओके सर। चलो अटेंडेंस हो गई है बेटा सबकी? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, ठीक है? ओके सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।